अध्याय 171 साहस से भरा दिल। महेश जी, क्या हाल है? क्या आप फिर से अकेला जज्बा के बारे में बात करने वाले हैं? महेश जी, मैं आपको बुरा भला नहीं कहना चाहता, लेकिन संगीत जगत में इतने सालों के बाद बुढ़ापे में आप इतने उलझन में क्यों पड़ गए हैं? इस साल के राष्ट्रीय दिवस समारोह का विषय नायकों को श्रद्धांजलि है। हर कोई इसे बहुत गंभीरता से ले रहा है। कौन इसमें दखल देने की हिम्मत करेगा? ठीक है, चिंता मत करो। अगर यह वाकई कोई अनमोल गीत है तो हम स्वाभाविक रूप से इसका निष्पक्ष मूल्यांकन करेंगे। यह मत भूलिए कि 5 उद्योग प्रतिनिधि निर्णायक के रूप में मौजूद हैं। सुबह 10 बजे सफ़ेद बालों वाला एक बुजुर्ग व्यक्ति हुआशिया टीवी में दाखिल हुआ। रास्ते में कई लोगों ने सम्मानपूर्वक उनका अभिवादन किया। उस बुजुर्ग का नाम योगेश आहूजा था, जो नवदेशी संगीत जगत की सबसे वरिष्ठ हस्तियों में से एक थे। यहाँ तक कि पॉप संगीत के जनक के रूप में जाने जाने वाले महेश तलवार भी उनकी उपस्थिति में खुद को शिष्य ही मानते थे। महेश तलवार का फोन आया था। वो फिर से अकेला जज्बा गाने की सिफारिश करने आए थे। महेश तलवार से बात करने के बाद योगेश आहूजा ने फोन रखते हुए सिर हिलाया और हंसते हुए कहा, ये चेन, क्या इनकी बेटी का गाना भी टॉप 10 में नहीं आया था? फिर किसी और के गाने की सिफारिश क्यों कर रहे हैं? हालांकि योगेश आहूजा ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। द अनसंग हीरो का थीम सॉन्ग 3 राउंड की जजिंग से गुजर चुका था और अब अंतिम चरण में था। जबरदस्त प्रचार और नायकों को श्रद्धांजलि देने के महत्व के कारण यह मामला राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बन गया था। ऐसे में कोई भी खुलेआम धोखाधड़ी करने की हिम्मत नहीं कर रहा था। चाहे ये बैक चैनल के जरिए हो या वाकई में अच्छा गाना हो, नतीजे कुछ ही घंटों में साफ हो जाएंगे। योगेश आहूजा उस मीटिंग रूम में दाखिल हुए जिसे हुआशिया टीवी ने जजों के लिए तैयार किया था। सभी साउंड उपकरण पहले से ही लगे हुए थे। 5 पेशेवर जज और 5 इंडस्ट्री प्रतिनिधि यहाँ 10 गाने सुनेंगे। प्रत्येक व्यक्ति को अपने 3 पसंदीदा गाने चुनने के लिए 3 वोट दिए गए थे और सबसे अधिक वोट पाने वाला गाना द अनसंग हीरो का थीम सॉन्ग बन गया। अन्य जज पहले ही आ चुके थे। बाकी 4 पेशेवर जज योगेश आहूजा के पुराने परिचित थे और अंदर आते ही उन्होंने एक दूसरे का गर्मजोशी से अभिवादन किया। राष्ट्रीय दिवस समारोह के महानिदेशक फैजान मेहरा भी उपस्थित थे, जो इस बात का प्रमाण था कि हुआशिया टीवी इस थीम सॉन्ग को कितना महत्व देता है। प्रोफेसर योगेश आहूजा, बहुत दिनों बाद मिले। फैजान मेहरा आगे बढ़े और योगेश आहूजा से हाथ मिलाया, फिर उन्हें उद्योग जगत के 4 प्रतिनिधियों के पास ले गए। प्रोफेसर योगेश आहूजा, मैं आप लोगों से परिचय कराता हूँ। ये हैं आंटी शांता जोशी, शियान की सफाई कर्मी। ये हैं लता मिश्रा, हरितपुर फर्स्ट पीपुल्स हॉस्पिटल की नर्स। ये हैं कुणाल राणा, रूपनगर फिफत फायर ब्रिगेड से। और ये हैं अर्जुन मल्होत्रा, सूर्यनगर शाखा, प्रभापुर पुलिस विभाग के विशेष पुलिस अधिकारी। नमस्कार आंटी शांता जोशी। नमस्कार लता जी। योगेश आहूजा ने उद्योग जगत के 4 प्रतिनिधियों का शीघ्रता से अभिवादन किया और इन सच्चे अनाम नायकों के प्रति अपनी हार्दिक प्रशंसा व्यक्त की। 4 प्रतिनिधि कुछ संकोची थे। उन्होंने योगेश आहूजा से हाथ मिलाया और अभिवादन किया। एक सीमा रक्षक भी हैं। हमने उन्हें पहले ही 10 गाने भेज दिए हैं। कल उन्होंने और उनके साथियों ने 3 गाने चुने। सभी के अपने अपने गाने चुनने के बाद हम सब मिलकर वोटों की गिनती करेंगे। 9 जजों के बैठने के बाद फैजान मेहरा ने संक्षेप में दिन के नियमों की व्याख्या की और तुरंत ही निर्णायक मंडल का चयन शुरू हो गया। निर्णय प्रक्रिया वास्तव में काफी सरल थी। जजों ने पहले सभी 10 गाने सुने और फिर प्रत्येक ने 3 गाने चुने। स्टाफ ने पहला गाना बजाना शुरू किया। जजों, इस गाने का नाम है मैं बेनाम थी। ये वही गाना था जिसे तान्या बंसल ने गाया था, लेकिन पक्षपात से बचने के लिए गीतकार, संगीतकार और गायिका के नाम प्लेबैक के दौरान नहीं बताए गए। कुछ मिनट बाद तान्या बंसल का गाना खत्म हुआ। बुरा नहीं है, धुन और बोल अच्छे हैं, लेकिन गायन थोड़ा कमजोर है। अगर वह इसे राष्ट्रीय दिवस समारोह में गाती तो शायद उन्हें थोड़ी मुश्किल होती। योगेश आहूजा और 4 पेशेवर जजों ने कुछ टिप्पणियां की। फिर उद्योग जगत के 4 प्रतिनिधियों की ओर देखा। लगता है बहुत अच्छा नहीं है। सफाईकर्मी आंटी शांता जोशी एक पल के लिए हिचकिचाई, फिर धीमी आवाज में बोली, ये तान्या बंसल ने गाया है ना? मुझे लगता है ये ठीक है। उनके बगल में बैठी नर्स, जो स्पष्ट रूप से अक्सर गाने सुनती थी, ने वास्तव में तान्या बंसल की आवाज पहचान ली। हालांकि युवा विशेष पुलिस अधिकारी और अग्निशामक को लगा कि गाना बहुत धीमा है, उसमें वो जोश और ताकत नहीं है। फिर दूसरा, तीसरा, रिया तलवार का गाना 6ठे नंबर पर बजाया गया। उनकी लोकप्रियता पिछले गानों से कहीं ज्यादा थी। जजों ने गाना शुरू होते ही उनकी आवाज पहचान ली। सभी को गाना अच्छा लगा और उन्होंने उसे दावेदारों की सूची में शामिल कर लिया। जजों, अब हम 7वां गाना बजाएंगे, जिसका शीर्षक है अकेला जज्बा। योगेश आहूजा चौंक गए। क्या यही वो गाना नहीं था जिसकी रिया तलवार ने बार बार सिफारिश की थी? वो सहज रूप से सीधे बैठ गए, ये सुनने के लिए कि महेश तलवार द्वारा एक उत्कृष्ट कृति के रूप में सराहा गया ये गाना वास्तव में कितना अच्छा है। नाम थोड़ा अजीब है,
नज ने धीमी आवाज में कुछ बुदबुदाया और युवा स्वॉट अधिकारी और दमकलकर्मी ने सहमति में सिर हिलाया। जल्द ही एक मधुर धुन बजने लगी और एक गहरी अपरिचित आवाज सुनाई दी। धीरे धीरे योगेश आहूजा के चेहरे के भाव बदल गए। अन्य 4 पेशेवर जज सहज रूप से आगे झुक गए, कहीं एक भी गीत छूट न जाए। उद्योग जगत के चारों प्रतिनिधि भी बहुत ध्यान से सुन रहे थे, लेकिन उनके भाव अलग अलग थे। कौन कहता है कि कीचड़ में सने लोग हीरो नहीं होते? ये पंक्ति सुनकर सफाईकर्मी आंटी शांता जोशी को याद आया कि कैसे सड़कों की सफाई करते समय बरसात के दिनों में वह अक्सर कीचड़ से सन जाती थी और कभी कभी राहगीरों से तिरस्कार भरी नजरें भी पाती थीं। उन्हें बहुत बुरा लगता था, लेकिन वह केवल मुस्कुराकर लोगों का अभिवादन कर पाती थीं, क्योंकि अवचेतन रूप से वह अपने काम को लेकर हीन भावना रखती थीं। हीरो शब्द तो दूर की बात है, लेकिन अब कोई उनके लिए गा रहा था, कीचड़ में सने लोग भी हीरो होते हैं। आंटी शांता जोशी के दिल में एक गर्मजोशी उमड़ आई। उन्होंने अपनी आंखें पोंछने के लिए हाथ उठाया। मैं हीरो हूँ, ये गाना कहता है कि मैं हीरो हूँ। मैंने प्रेम से निराशा का सामना किया है, एक भी आंसू नहीं बहाया। फायर फाइटर कुणाल राणा 24 साल के हैं और 4 साल से फायर फाइटर हैं। पहली बार जब वे आग बुझाने के लिए अंदर गए तो वहां का भयावह मंजर देखकर वे डर गए और रोने लगे। लेकिन उनके गुरु ने उन्हें रोने से मना करते हुए कहा, अगर तुम रोओगे तो लोगों को बचाने की ताकत तुम्हारे पास नहीं रहेगी। बाद में एक भीषण आग के दौरान बचाव अभियान में उनके गुरु ने अपनी जान कुर्बान कर दी। 4 साल के दौरान कुणाल राणा ने कई नाजुक पल देखे हैं और अनगिनत बार इतना निराश महसूस किया है कि रोने का मन हुआ, लेकिन उन्होंने एक भी आंसू नहीं बहाया, क्योंकि अगर वे रोते तो लोगों को बचाने की ताकत उनके पास नहीं रहती। इस गीत के बोल सुनकर कुणाल राणा ने अचानक अपने शहीद गुरु को याद करते हुए अपनी मुट्ठियां भींच लीं। ये गीत उन्होंने अपने गुरु के लिए और साथ ही सभी फायर फाइटरों के लिए गाया है। उनके बगल में खड़ी नजलता मिश्रा पूरे समय अपनी आंखें पोंछती रहीं। उनके लिए इस गीत के हर बोल चिकित्सा कर्मियों के लिए थे। वे अथक परिश्रम करते हुए लोगों का इलाज करते हैं और उनकी जान बचाते हैं, फिर भी अक्सर मरीजों के परिवार वाले उन्हें गलत समझते हैं और यहाँ तक कि मौखिक रूप से भी उनका अपमान करते हैं। वे चुपचाप दर्द सहते हैं, अपने आंसू पी जाते हैं। वे अपनी पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी परिपूर्ण नहीं हो सकते। वह अक्सर सोचती है, लोग हमें सफ़ेद वस्त्रों में देवदूत कहते हैं, लेकिन मैं ज़्यादा मरीजों की जान नहीं बचा पाती। क्या मैं इस उपाधि की हकदार हूँ? लेकिन यही मेरा काम है। मैं बीमारी से लड़ती रह सकती हूँ, गलतियाँ करती रह सकती हूँ और गलतफहमियों का सामना करती रह सकती हूँ। मैं केवल अपने साहस के बल पर आगे बढ़ती रह सकती हूँ। जल्द ही गाना समाप्त हो गया। जजों का कमरा अचानक शांत हो गया। योगेश आहूजा और चारों पेशेवर जजों ने हैरानी भरी निगाहों से एक दूसरे को देखा। ये गाना किसने लिखा? इसे किसने गाया? नवोदेशिक संगीत जगत ने ऐसा कलाकार कब पैदा किया? इसी क्षण एक बेकाबू सिसकी सुनाई दी। सब ने आवाज की दिशा में देखा और पाया कि यह आमतौर पर गंभीर और शांत रहने वाले युवा विशेष पुलिस अधिकारी अर्जुन मल्होत्रा थे। अध्याय 172 बहन, मैं रेयांश खन्ना से दोबारा शादी करना चाहता हूँ। अधिकारी मल्होत्रा, क्या हुआ? फैजान मेहरा ने जल्दी से किसी को टिश्यू लाने को कहा। धन्यवाद। अर्जुन मल्होत्रा ने टिश्यू लिए, अपने आंसू पोंछे और आखिरकार खुद को शांत करने के बाद सभी से माफी मांगी। अधिकारी मल्होत्रा, ये गाना वाकई बहुत भावुक कर देने वाला है, खासकर कुछ खास पेशों में काम करने वालों के लिए। इस गाने को सुनने के बाद आपके क्या विचार हैं? फैजान मेहरा ने अर्जुन मल्होत्रा से पूछा। दरअसल उन्होंने सभी 10 गाने सुन लिए थे और उन्हें सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाला गाना अकेला जज्बा था। ये देखकर कि जज भी गाने से भावुक हो गए थे, वे काफी खुश हुए और उन्होंने एक और सवाल पूछा। अर्जुन मल्होत्रा एक पल के लिए रुके, फिर धीरे से बोले, पुलिस अकादमी में मेरा एक सहपाठी था जिसका कुछ साल पहले सीमावर्ती इलाके में तबादला हो गया था। बाद में मुझे पता चला कि उसे अनुशासनहीनता के कारण निष्कासित कर दिया गया था। मैं स्तब्ध रह गया। उसका परिवार भी उससे संपर्क नहीं कर पा रहा था। उसकी बेटी सिर्फ 2 साल की थी। हम सभी को लगा कि उसने अपनी इज्जत खो दी है और अपने परिवार को निराश किया है। फिर एक दिन आखिरकार मेरी उससे दोबारा मुलाकात हुई, बयूरो में आयोजित एक शोक सभा में। पता चला कि वह एक ड्रग कार्टेल में गुप्त रूप से काम कर रहा था। अपनी कुर्बानी देने से पहले उसने कई अहम सुराग भेजे थे। कार्टेल का खात्मा हो गया, लेकिन वह अपनी पत्नी और बेटी के पास कभी लौट नहीं सका। अर्जुन मल्होत्रा के शब्दों ने जजों के कमरे में फिर से सन्नाटा छा दिया। उन्होंने हाथ उठाया और जोर से अपनी आंखें पोंछीं। मैंने अभी अभी वो गीत सुना, कौन कहता है कि सिर्फ रोशनी में खड़े लोग ही हीरो होते हैं। और अचानक मुझे उसकी याद आ गई। वह धूप में खड़ा नहीं हो सका, हीरो की तरह सबकी वाहवाही नहीं बटोर सका, लेकिन मेरे दिल में वो सच्चा हीरो है। योगेश आहूजा अचानक खड़े हो गए और जोर से ताली बजाने लगे। बाकी लोग भी खड़े हो गए और साथ में ताली बजाने लगे। सबकी आंखों में आंसू भर आए। नजलता मिश्रा और सफाईकर्मी आंटी शांता जोशी पहले से ही एक दूसरे को गले लगाकर रो रही थीं।
राष्ट्रीय दिवस समारोह के निदेशक फैजान मेहरा ने अपनी आंखें पोंछीं और संतुष्टि से आह भरी। विषय: अनाम नायक एकदम सही चुनाव था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ड्रीमलाइन सिटी के एक कॉफ़ी शॉप में। क्या आप चाहती हैं कि मैं आपके साथ अंदर आऊं? श्रेया खन्ना को वहां लाने वाले नितिन अरोरा ने पूछा। क्या आपको पता है कि मैं किससे मिलने जा रही हूं? आप मेरे साथ अंदर आएंगे? ठीक है, आप अभी वापस जा सकते हैं। श्रेया खन्ना ने अपने लंबे बालों को संवारा, गाड़ी से बाहर निकली, नितिन अरोरा को हाथ हिलाकर अभिवादन किया और कॉफ़ी शॉप में चली गई। अपने भूरे लहराते बालों, तेज चाल और आकर्षक कदकाठी के साथ श्रेया खन्ना ने प्रवेश करते ही कई पुरुषों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। श्रेया खन्ना को इसकी आदत थी और उन्हें जरा भी परवाह नहीं थी। वह सीधे एक निजी कमरे में गईं, दरवाज़ा खोला और अंदर चली गईं। तान्या बंसल पहले ही आ चुकी थीं। श्रेया खन्ना को अंदर आते देख वह झट से खड़ी हो गईं और उनके चेहरे पर खुशी झलक रही थी। बहन, बहुत दिनों बाद मिले। आज तान्या बंसल ने सफ़ेद पोशाक पहनी थी, जिससे वह और भी पवित्र और सुंदर लग रही थी, ठीक वैसे ही जैसे रेयांश खन्ना के साथ अपने गृहनगर लौटने पर वह बेहद कोमल दिखती थीं। वहीं श्रेया खन्ना ने एक आकर्षक ऑफिस लेडी सूट पहना था, जिससे उनमें एक मजबूत और परिपक्व आभा झलक रही थी। वह तान्या बंसल के सामने बैठ गईं और सहजता से बोलीं, मिस सेन, क्या आपको कुछ चाहिए? तान्या बंसल मुस्कुराईं और बैठ गईं। फिर श्रेया खन्ना से गर्मजोशी से बोलीं, बहन, आप मुझे बिना बताए ड्रीमलाइन सिटी आ गईं। मैं आपको एयरपोर्ट से लेने आ सकती थी। श्रेया खन्ना ने ताना मारते हुए कहा, मिस सेन, मैं आपको परेशान करने की हिम्मत कैसे कर सकती हूँ? तो क्या बात है? तान्या बंसल को थोड़ी असहजता महसूस हुई, लेकिन फिर भी मुस्कुराते हुए बोलीं, बहन, मुझे कल रात ही पल्लवी सूरी से पता चला कि आप ज़ेनफिट के लिए काम कर रही हैं। चूंकि आप यहाँ हैं, तो मैं एंडोर्समेंट स्वीकार कर लेती हूँ। उन्हें एहसास हुआ कि वह कुछ ज़्यादा ही दृढ़ थी, और फिर उन्होंने जल्दी से कहा, एंडोर्समेंट फीस के बारे में कंपनी ने पहले दुगुनी फीस मांगी थी, लेकिन चिंता मत करो बहन, मैंने उनसे बात कर ली है। आपको सिर्फ आधी फीस देनी होगी, तो 3 मिलियन ठीक रहेगा। ये तान्या बंसल का फ़ायदा नुकसान पर विचार करने के बाद लिया गया फैसला था। शुरू में उन्होंने और ज़ेनफिट ने 2 मिलियन पर सहमति जताई थी, लेकिन प्रेसिडेंट झाओ ने दुगुनी फीस मांग ली, जिससे ये 4 मिलियन हो गया। अगर तान्या बंसल जल्दबाजी में 2 मिलियन पर सहमत हो जाती, तो कंपनी को समझाना मुश्किल हो जाता। इसलिए उन्होंने सिर्फ आधा यानी 3 मिलियन जोड़ने का फैसला किया, जिसे ज़ेनफिट और कंपनी दोनों स्वीकार कर सकते थे। आखिर वह पहले से ही दूसरे दर्जे की टॉप सेलिब्रिटी थी। श्रेया खन्ना के लिए 3 मिलियन की एंडोर्समेंट फीस मांगना तो नामुमकिन था। तान्या बंसल को लगा कि श्रेया खन्ना उनकी बहुत आभारी होंगी। सोचिए, 3 मिलियन में उनके जैसी सेलिब्रिटी कहाँ मिलेगी। हालांकि तान्या बंसल को श्रेया खन्ना के चेहरे पर कोई हैरानी या आभार नहीं दिखा। श्रेया खन्ना ने बस अपनी बाहें मोड़ लीं, उनका भावहीन चेहरा था। चिंता मत कीजिए, हमने कल ही एक प्रवक्ता को साइन कर लिया है। क्या? तान्या बंसल चौंक गईं और सहज रूप से पूछा, कौन है? श्रेया खन्ना का लहजा एकदम सपाट था। मेहर अवस्थी। मेहर अवस्थी। तान्या बंसल की आंखें चौड़ी हो गईं और वह झट से बोली, 4 मिलियन। मेहर अवस्थी इसे स्वीकार कर सकती हैं। श्रेया खन्ना हंसते हुए बोली, 2 मिलियन। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। तान्या बंसल का मुंह खुला रह गया, उनके चेहरे पर अविश्वास छा गया। मेहर अवस्थी सिर्फ 2 मिलियन में आपका विज्ञापन कर रही हैं? ये कैसे संभव है? उन्होंने रोली को विज्ञापन के लिए करोड़ों दिए थे। तान्या बंसल को लगा जैसे उनका नजरिया चकनाचूर होने वाला है। यहाँ तक कि उन्हें खुद भी 3 मिलियन में एक छोटे से घरेलू ब्रांड का विज्ञापन करना अपने स्तर से नीचे लग रहा था। मेहर अवस्थी जैसी सुपरस्टार सिर्फ 2 मिलियन स्वीकार करेंगी? वह क्या सोच रही थी? बहन, क्या तुम मजाक कर रही हो? तान्या बंसल को अब भी यकीन नहीं हो रहा था। मिस सेन, हमारा रिश्ता ऐसा नहीं है कि मैं तुमसे मजाक कर सकूं। श्रेया खन्ना ने हाथ हिलाकर तान्या बंसल को आगे पूछने से रोका और बोली, आपने अपनी बात खत्म कर ली, अब मेरी बारी है। मिस सेन, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या रेयांश खन्ना ने कभी आपके साथ कुछ गलत किया है? तान्या बंसल चौंक गईं और उन्होंने सिर हिलाया। हालांकि वह पहले रेयांश खन्ना से नाखुश थीं, क्योंकि उन्हें लगता था कि यह आदमी उनके करियर में कोई मदद नहीं कर रहा है, लेकिन एक पति के रूप में रेयांश खन्ना वाकई बेदाग थे। मेरे माता पिता आपके साथ कैसे हैं? श्रेया खन्ना ने फिर पूछा। तान्या बंसल ने कहा, मेरे सास ससुर, मेरे चाचा और चाची मेरे साथ बहुत अच्छे हैं। आन्या खन्ना और मैं आपके साथ कैसे हैं? श्रेया खन्ना ने फिर पूछा। तान्या बंसल ने जवाब दिया, मेरी बहन और आन्या भी मेरे साथ बहुत अच्छी हैं। चूंकि रेयांश खन्ना एक अच्छे पति हैं और उनका परिवार आपके साथ अच्छा व्यवहार करता है, तो मैं आपसे बस एक बात पूछना चाहती हूँ। श्रेया खन्ना ने तान्या बंसल को ठंडी निगाहों से देखते हुए कहा, रेयांश खन्ना से तलाक लेने पर तुम इतनी जिद क्यों कर रही हो? तुम्हारे परिवार ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? शादी सिर्फ 2 लोगों का मामला नहीं होती।
रेयांश खन्ना और तान्या बंसल के तलाक के 2 महीने बीत चुके हैं। हालांकि परिवार में किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन रेयांश खन्ना जानते हैं कि उनके माता पिता बहुत दुखी हैं। रेयांश खन्ना के माता पिता बहुत ही पारंपरिक लोग हैं। उनकी इच्छा है कि उनके बेटे और बहू का वैवाहिक जीवन प्रेमपूर्ण और लंबे समय तक चलने वाला हो। इसलिए उन्होंने तान्या बंसल के साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया, कभी कभी तो अपनी दोनों बेटियों से भी बेहतर। वे सचमुच तान्या बंसल को परिवार का हिस्सा मानते थे। हालांकि इसी वजह से तान्या बंसल तलाक पर अड़ी रहीं। बेटे के तलाक के बाद उनके गृहनगर में अक्सर उनके बारे में कानाफूसी होती रहती थी। उन्होंने रेयांश खन्ना को दुखी न करने के लिए सिर्फ उदासीन होने का नाटक किया, लेकिन ये बात उनके तीनों बच्चों, खासकर श्रेया खन्ना से छिपी नहीं रह सकी। पिछले महीने वह अपने गृहनगर गई और वहां उन चुगली करने वाले चाचा चाचियों से उसकी जमकर बहस हुई। और इस सब के पीछे तान्या बंसल थी। श्रेया खन्ना नहीं चाहती थी कि तान्या बंसल माफी मांगे या मुआवजा दे, वह बस ये जानना चाहती थी कि ऐसा क्यों हुआ। श्रेया खन्ना की तीखी, सवालिया निगाहों का सामना करते हुए तान्या बंसल अचानक खड़ी हो गई और श्रेया खन्ना को थोड़ा झुककर बोली, बहन मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपसे और अपने ससुराल वालों से माफी मांगती हूँ। श्रेया खन्ना की हैरान निगाहों के सामने तान्या बंसल ने पूरी ईमानदारी से कहा, बहन मुझे अफसोस है, मैं रेयांश खन्ना से दोबारा शादी करना चाहती हूँ। क्या आप मेरी मदद कर सकती हैं? अध्याय 173। मैं गलत नहीं थी, तुमने क्या कहा? श्रेया खन्ना की आंखें हैरानी से चौड़ी हो गईं, वह थोड़ी अचंभित थी। तुम रेयांश खन्ना से दोबारा शादी करना चाहती हो? क्या तुम मजाक कर रही हो? उन्हें यकीन नहीं हो रहा था। आखिर तान्या बंसल ने तलाक का प्रस्ताव रखते समय तो इतनी दृढ़ता दिखाई थी, मानो रेयांश खन्ना के साथ एक दिन भी बिताना उन्हें गवारा न हो। श्रेया खन्ना ने न सिर्फ उन्हें मनाने की कोशिश की थी, बल्कि रेयांश खन्ना की मां भी अपने गृहनगर से ड्रीमलाइन सिटी तक लंबी यात्रा करके अपनी बहू को मनाने की कोशिश में आई थीं। लेकिन फिर भी तान्या बंसल अपनी बात पर अड़ी रहीं। इसीलिए श्रेया खन्ना सांस रोके बैठी थी, क्योंकि इस मामले ने न सिर्फ रेयांश खन्ना को बल्कि पूरे लिन परिवार को काफी नुकसान पहुंचाया था। लेकिन श्रेया खन्ना ने कभी सोचा भी नहीं था कि तलाक के सिर्फ 2 महीने बाद ही तान्या बंसल दोबारा शादी का प्रस्ताव रख देंगी। उस समय वह जितनी दृढ़ थी, अब ये बात उतनी ही बेतुकी लग रही थी। इस समय तान्या बंसल सिर झुकाए गंभीर स्वर में बोली, बहन मैं सच कह रही हूँ। तान्या बंसल की आवाज़ बेहद सच्ची थी, मानो भावनाओं से भर गई हो। मैंने हमेशा सोचा था कि रेयांश खन्ना के बिना मैं ज़्यादा खुश रहूंगी, लेकिन मैं गलत थी। रेयांश खन्ना से तलाक के बाद मुझे एहसास हुआ कि वह कितने अच्छे इंसान थे और मैं उनके बिना जी ही नहीं सकती। बहन मुझे सच में बहुत अफसोस है, मैं माफ़ी मांगती हूँ। रेयांश खन्ना परिवार को सबसे ज़्यादा अहमियत देते हैं। अगर आप मेरी मदद कर सकें तो वह मुझसे दोबारा शादी करने के लिए ज़रूर राज़ी हो जाएंगे। तान्या बंसल के बोलते ही उनकी आंखों में आंसू आ गए। हालांकि श्रेया खन्ना पर कोई असर नहीं हुआ। इसके बजाय उन्होंने तान्या बंसल को ऊपर से नीचे तक देखा और आंखें सिकुड़ते हुए बोली, तो तुम रेयांश खन्ना से मिलने गई थी, लेकिन उन्होंने तुम्हें ठुकरा दिया। तान्या बंसल एकदम सख्त हो गई, केवल सिर हिला सकी, उसकी आंखों में आंसू भरे थे, वह दयनीय लग रही थी। बहन मुझे सच में बहुत अफसोस है, लेकिन रेयांश खन्ना अभी भी मुझसे नाराज़ है और मुझे माफ़ नहीं करेगा। लेकिन मैं उसे दोष नहीं देती। मुझे पता है कि मैंने ही उसके साथ गलत किया है और यह स्वाभाविक है कि वह मुझसे नाराज़ है। लेकिन मैं अब भी उससे माफ़ी मांगना चाहती हूँ और अपने ससुराल वालों से भी। माफ़ कीजिए, मेरा मतलब चाचा और चाची से है। श्रेया खन्ना ने उसे याद दिलाया, आप और रेयांश खन्ना अब पति पत्नी नहीं हैं। बहन तान्या बंसल आगे बढ़ी और श्रेया खन्ना का हाथ पकड़ते हुए बोली, रेयांश खन्ना और मेरा रिश्ता बहुत लंबा रहा है और मेरी सास मुझे बहुत पसंद करती हैं। अगर सिर्फ उन्हें खुश करने के लिए भी, तो आपको मेरी मदद करनी होगी। श्रेया खन्ना कुछ नहीं बोली, मानो हिचकिचा रही हो। तान्या बंसल ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, बहन आप इसलिए इतनी नाराज़ हैं क्योंकि आप नहीं चाहती कि रेयांश खन्ना और मेरा तलाक हो, है ना? श्रेया खन्ना एक पल के लिए चुप रही, फिर अचानक हंस पड़ी। आप सही कह रही हैं। श्रेया ने तान्या बंसल से कहा, मैं सचमुच बहुत गुस्से में हूँ, लेकिन इसलिए नहीं कि मैं नहीं चाहती कि तुम और रेयांश खन्ना का तलाक हो। मैं बस तुम्हें नापसंद करती हूँ। बहन तान्या बंसल जम सी गई और श्रेया खन्ना को खाली निगाहों से घूरने लगी। श्रेया खन्ना ने उसका हाथ झटक दिया और ताना मारते हुए कहा, तान्या बंसल, जब तुम और रेयांश खन्ना डेटिंग कर रहे थे तब तुम कितनी मासूम और दयालु थीं। मुझे एक बार लगा था कि तुम ही रेयांश खन्ना के साथ बुढ़ापा बिताओगी, लेकिन मैं गलत थी। तुम दिल से स्वार्थी हो। तुम्हें लगता है कि रेयांश खन्ना तुम्हारे जितना मशहूर नहीं है और तुम्हें मशहूर होने में मदद नहीं कर सकता, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि स्कूल में रेयांश खन्ना के नंबर तुमसे कितने अच्छे थे? वह पर्दे के पीछे रहकर क्यों संतुष्ट है? क्योंकि वह तुम्हारा ख्याल रखना चाहता है। वह नहीं चाहता कि काम की वजह से तुम दोनों अलग हो जाओ। वह बस तुम्हारे साथ रहना चाहता है। और तुम्हारा क्या, तुम तो सिर्फ अपने बारे में सोचती हो।
यहाँ तक कि अपने बच्चे को भी तुमने चुपचाप गर्भपात करवा दिया। मैं तुमसे आज ही क्यों पूछने आई हूँ? इसलिए नहीं कि मैं चाहती हूँ कि तुम रेयांश खन्ना से दोबारा शादी कर लो, बल्कि इसलिए कि तुम्हें रेयांश खन्ना को स्पष्टीकरण देना है और हमारे परिवार से माफ़ी मांगनी है। श्रेया खन्ना का तीखा और संतोषजनक भाषण था। तान्या बंसल अवाक रह गई। श्रेया खन्ना खड़ी हुई, अपनी पीठ थपथपाए। अब तुमने माफ़ी मांग ली है और मैंने अपना गुस्सा निकाल दिया है। अब हमारा एक दूसरे से कोई वास्ता नहीं है। अलविदा। श्रेया खन्ना निजी कमरे के दरवाजे की ओर बढ़ी। 2 कदम चलने के बाद वह रुकी, पीछे मुड़ी और बोली, हमेशा के लिए अलविदा। उसने दरवाजा खोला, तेजी से चली गई और गायब हो गई। तान्या बंसल को निजी कमरे में अकेला छोड़कर उसका चेहरा पीला पड़ गया था। श्रेया खन्ना कॉफी शॉप से बाहर निकली, एक गहरी सांस ली और आसमान की ओर जोर से चिल्लाई, शानदार। राहगीर चौंक गए और जल्दी से उनके आसपास से निकल गए। श्रेया खन्ना हंस पड़ी, अपना हैंडबैग उठाया और आगे बढ़ गईं। बीप बीप। तभी उसके पीछे एक कार का हॉर्न बजा। श्रेया खन्ना ने पीछे मुड़कर देखा तो नितिन अरोरा उसके पीछे गाड़ी चला रहे थे। श्रेया खन्ना ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, क्या मैंने तुम्हें होटल वापस जाने के लिए नहीं कहा था? नितिन अरोरा ने श्रेया खन्ना के बगल में कार रोकी और यात्री दरवाजा खोला। मैंने देखा कि तुम उदास लग रही हो, इसलिए मैं तुम्हारा बाहर इंतजार कर रहा था। श्रेया खन्ना ने उन्हें घूर कर देखा, जबकि नितिन अरोरा उनकी आक्रामक प्रतिक्रिया से बिल्कुल भी विचलित नहीं हुए और हंस पड़े। छी! श्रेया खन्ना आखिरकार मुंह फुलाते हुए कार में बैठ गईं। श्रीमान अरोरा, आप सच में खाली हैं? ज़ेनफिट के विकास के बारे में सोचने के बजाय आपके पास अपने कर्मचारियों के पारिवारिक मामलों की चिंता करने का समय है। पारिवारिक मामले? नितिन अरोरा ने उनकी ओर मुड़कर देखा। ये गर्व करने लायक बात नहीं है। संक्षेप में, मैं गलत व्यक्ति से मिला, लेकिन शुक्र है कि अब सब खत्म हो गया है। श्रेया खन्ना अपने भाई के तलाक के बारे में बात नहीं करना चाहती थी, इसलिए उन्होंने एक सामान्य स्पष्टीकरण दिया। गाड़ी अचानक रुक गई। नितिन अरोरा ने घबरा कर पूछा, क्या तुम्हारा सामना किसी बदमाश से हुआ? श्रेया खन्ना ने उनकी तरफ देखा। कोई बदमाश मुझसे पंगा लेने की हिम्मत कैसे कर सकता है? नितिन अरोरा ने अपना चश्मा ठीक किया और मुस्कुराते हुए कहा, हाँ। गाड़ी फिर से चलने लगी। दोनों कुछ पल चुप रहे। अचानक श्रेया खन्ना ने अपनी जांघ पर हाथ मारा। मैं समझ गई। तान्या बंसल ने अचानक अपना मन क्यों बदल लिया और रेयांश खन्ना से दोबारा शादी क्यों करना चाहती हैं? क्योंकि आज का रेयांश खन्ना अब वह अनजान आदमी नहीं रहा जो कभी था। वह अब राग साहिल है। वही राग साहिल जिसने मेहर अवस्थी के लिए कई क्लासिक गाने लिखे, वही राग साहिल जिसने कविता प्रतियोगिता जीती। तान्या बंसल हमेशा रेयांश खन्ना को बेकार आदमी समझती थी, लेकिन तलाक के बाद उन्हें पता चला कि उनका पूर्व पति एक अनमोल रत्न था। क्या वह रेयांश खन्ना को सिर्फ इसलिए वापस पाना चाहती थी ताकि वह उनके लिए गाने लिखें? ये औरत शुरू से अंत तक सिर्फ अपने बारे में सोचती रही। तान्या बंसल भावहीन चेहरे के साथ कॉफी शॉप से बाहर निकलीं। उन्होंने बेदाग सफ़ेद पोशाक पहनी थी, उनका काया सुडौल और व्यवहार शालीन था। मास्क पहने होने के बावजूद भी उन्होंने कई राहगीरों का ध्यान आकर्षित किया, लेकिन उन्होंने उन्हें अनसुना करते हुए अकेले ही आगे बढ़ना शुरू कर दिया। इस समय वह अपनी भावनाओं को ठीक से बयान नहीं कर पा रही थीं। निराशा, गुस्सा, उलझन, उदासी, शायद इन सब का थोड़ा थोड़ा मिश्रण। काफ़ी देर चलने के बाद तान्या बंसल रुक गईं। मैं एक एस लेवल वैरायटी शो में नियमित रूप से नजर आने वाली हूँ। हो सकता है कि मैं राष्ट्रीय दिवस समारोह के मंच पर भी परफॉर्म करूँ। शायद मैं जल्द ही एक टॉप लेवल सेलिब्रिटी बन जाऊँ। खैर, रेयांश खन्ना से अलग होने के बाद से मैं एक बेहतर इंसान बन गई हूँ। अगर मैं अब उससे दोबारा शादी करना चाहती हूँ तो सिर्फ इसलिए क्योंकि वह आखिरकार मेरे लायक हो गया है। मैं गलत नहीं हूँ। मैं बस सबसे मशहूर बनना चाहती थी। मनोरंजन जगत में कौन नहीं चाहता। मैं गलत नहीं हूँ। तभी तान्या बंसल का फ़ोन बज उठा। पल्लवी सूरी का फ़ोन था। तान्या बंसल, नामहीन हीरो थीम सॉन्ग के लिए अंतिम दौर की जजिंग पूरी हो गई है। अध्याय 174 किलोसेकंड चुना गया। चयन प्रक्रिया पूरी हो गई। तान्या बंसल की आवाज़ थोड़ी कांप रही थी। क्या आपको परिणाम पता है? पल्लवी सूरी ने कहा, हुआशिया टीवी ने गोपनीयता बनाए रखने में बहुत अच्छा काम किया। मेरी दोस्त को भी कुछ पता नहीं चला और रिया तलवार और बाकी लोगों को भी शायद नहीं पता चला होगा। तो हम सिर्फ आधिकारिक घोषणा का इंतजार कर सकते हैं? तान्या बंसल ने थोड़ी निराश होकर पूछा। शायद यही है। हुआशिया टीवी 20 तारीख तक अंतिम विजेता की घोषणा कर देगा। 20 तारीख? बस कुछ ही दिन बचे हैं। तान्या बंसल एक पल के लिए रुकी, फिर पूछा, बहन चयन, क्या आपको लगता है कि मेरा चयन होगा? पल्लवी सूरी ने कहा, तुमने 5000 से ज्यादा प्रतिभागियों में से अपना रास्ता बनाया, यहाँ तक कि मेहर अवस्थी भी बाहर हो गई थी, फिर भी तुम आखिर तक पहुँच गईं। अब तो कुछ भी मुमकिन है। तान्या बंसल ने अचानक कहा, अगर मेरा चयन हो गया तो पता नहीं रेयांश खन्ना क्या सोचेंगे।
पल्लवी सूरी ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, अभी भी रेयांश खन्ना के बारे में सोच रही हो? अगर तुम राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य कलाकार बन सकती हो तो तुम एक शीर्ष स्टार बन जाओगी। कंपनी के सारे संसाधन तुम्हारी तरफ ही होंगे, फिर रेयांश खन्ना की क्या जरूरत है? तान्या बंसल, क्या सच में तुम्हारे मन में अभी भी रेयांश खन्ना के लिए कोई भावनाएं हैं? चलो इस बारे में बात नहीं करते। वैसे, तान्या बंसल ने विषय बदलते हुए कहा, मैंने सुना है कि मेहर अवस्थी ने ज़ेनफिट के साथ एंडोर्समेंट कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, लेकिन फीस सिर्फ 2 मिलियन है। क्या कंपनी को इसके बारे में पता है? पल्लवी सूरी हंस पड़ी, कंपनी को पहले से ही पता है। प्रेसिडेंट झाओ ने तो इस पर हंगामा भी किया था। तान्या बंसल ने उत्सुकता से पूछा, क्या मेहर अवस्थी के कंपनी के साथ अनुबंध में ये शर्त नहीं है कि एंडोर्समेंट और अपीयरेंस के संबंध में उन्हें स्वायत्ता प्राप्त है? ये कंपनी की शीर्ष महिला स्टार के विशेषाधिकारों में से एक है। हे तान्या बंसल, तुम अभी बहुत छोटी हो। पल्लवी सूरी ने ताना मारते हुए कहा, कंपनी उनकी हैसियत को देखते हुए उन्हें विशेषाधिकार देती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वह उनका मनमाने ढंग से इस्तेमाल कर सकती हैं, खासकर एंडोर्समेंट के मामले में। इतना भारी मुनाफा, फिर भी वह अपने मनमाने फैसले लेती हैं, जिससे कंपनी को लाखों का नुकसान हो रहा है। क्या कंपनी संतुष्ट होगी? तान्या बंसल अभी भी कुछ संशय में थी, लेकिन एंडोर्समेंट पर स्वायत्ता अनुबंध में लिखी हुई है ना? कंपनी मेहर अवस्थी का क्या कर सकती है? अभी तो कंपनी का सारा पैसा उसी पर निर्भर है, इसलिए स्वाभाविक रूप से वे उसके खिलाफ कुछ भी करने की हिम्मत नहीं करेंगे। लेकिन क्या होगा अगर भविष्य में कोई उसकी जगह ले ले? पल्लवी सूरी की आवाज़ तेज होती गई, तान्या बंसल, अब तुम्हारा मौका है। प्रेसिडेंट झाओ ने तुम्हें ए बेटर लाइफ में नियमित अतिथि भूमिका दी है ताकि मेहर अवस्थी पर दबाव बनाने के लिए तुम्हारा इस्तेमाल किया जा सके। तान्या बंसल का चेहरा ठंडा पड़ गया, मैं किसी की कठपुतली नहीं हूँ। तो क्या हुआ अगर मैं कठपुतली हूँ? पल्लवी सूरी ने कहा, कंपनी के लिए कठपुतली बन पाने का मतलब है कि तुम अभी भी उपयोगी हो। मनोरंजन उद्योग में कितने लोगों को कठपुतली की तरह इस्तेमाल होने का अधिकार है? तान्या बंसल एक पल के लिए चुप रही, फिर अचानक बोली, अगर मैं नेमलेस हीरो का थीम सॉन्ग जीत जाती हूँ तो क्या मैं तब भी कठपुतली ही रहूंगी? पल्लवी सूरी हंस पड़ी, तब तुम दूसरों को अपनी कठपुतली बना सकती हो। अगले दिन कैरावगढ़ महेश तलवार के घर पर। पापा, क्या आपको नतीजा पता है? क्रॉप टॉप और हॉट पैंट पहने, चोटी में बालों को बांधे रिया तलवार ने उत्सुकता से अपने पिता की ओर देखा। कल रात खबर फैली कि नेमलेस हीरो के थीम सॉन्ग के चयन के नतीजे आ गए हैं। हालांकि आधिकारिक गोपनीयता के चलते अभी तक किसी को भी विजेता का नाम नहीं पता है, लेकिन इससे लोगों का उत्साह जरा भी कम नहीं हुआ है। आज सुबह से ही इंटरनेट पर इस बारे में गर्मागर्म चर्चा चल रही थी। कुछ का कहना है कि रिया तलवार जीती हैं, कुछ का अनुमान है कि यह उभरती हुई स्टार रुचि बत्रा हैं, कुछ का कहना है कि 2 गाने पहले स्थान पर बराबरी पर रहे। तरह तरह की अंदरूनी जानकारी सामने आ रही है, यहाँ तक कि सोशल मीडिया पर कुछ बेहद अविश्वसनीय अफवाहें भी चल रही हैं। ये नेमलेस हीरोज के थीम सॉन्ग में जनता की अपार रुचि को दर्शाता है। रिया तलवार ने सुबह सुबह ही इस बारे में पूछताछ शुरू कर दी थी, लेकिन न तो उनके मैनेजर को और न ही उनके किसी जानकार दोस्त को अंतिम परिणाम पता था। अपनी जिज्ञासा को रोक न पाने के कारण रिया तलवार अपने पिता के पास गईं। मुझे भी नहीं पता, बेटी की उत्सुक निगाहों को देखकर महेश तलवार ने सिर हिलाया। पापा, आप भी तो जज थे, आपको कैसे नहीं पता? रिया तलवार ने असंतुष्ट होकर मुंह बनाया। महेश तलवार ने बेबसी से कहा, मैं तो सिर्फ तीसरे दौर का जज था, मैंने फाइनल दौर में हिस्सा नहीं लिया। तो अंकल यू से पूछो। रिया तलवार ने जिस अंकल यू का जिक्र किया वो थे योगेश आहूजा, महेश तलवार के शिक्षक और स्वाभाविक रूप से रिया तलवार से बड़े। महेश तलवार ने व्यंग्य भरी मुस्कान के साथ कहा, अपने अंकल यू के लिए मुश्किलें मत खड़ी करो रिया। असल में मुझे लगता है। वो रुके, फिर बोले, तुम्हारे चुने जाने की संभावना बहुत कम है। पापा, आप क्या कह रहे हैं? रिया तलवार नाराज होकर अपने पिता की ओर तिरछी नजर से देखते हुए बोली, आप अभी भी उस गाने के बारे में सोच रहे हैं, द ब्रेव वन, है ना? महेश तलवार जब से तीसरे दौर में जज बनकर लौटे थे तब से वे अक्सर उस गाने का जिक्र करते थे, द लोन ब्रेव वन। महेश तलवार ने बात सुधारते हुए कहा, हीरो की बात छोड़ो, आप मेरे पापा हैं, आप बाहरी लोगों का साथ कैसे दे सकते हैं? रिया तलवार ने मुंह बनाते हुए महेश तलवार का हाथ जोर से खींचा। क्या आज तुम्हें स्टार सिटी में शो की रिकॉर्डिंग के लिए नहीं जाना है? जल्दी जाओ, महेश तलवार ने उसे याद दिलाया। ओह, मुझे अपनी फ्लाइट पकड़नी है। पापा, मैं जा रही हूँ। रिया तलवार उछलकर पलक झपकते ही भाग गई। आज उसे स्टार सिटी टीवी पर सुरों का संग्राम के 8वें एपिसोड की रिकॉर्डिंग के लिए जाना था। धीरे चलो, महेश तलवार ने उसे आवाज दी, फिर सिर हिलाकर हंसते हुए कहा, इस लड़की को अब एक ऐसा आदमी मिल जाना चाहिए जो उसे काबू में रख सके। दोपहर, स्टार सिटी टीवी। आज सुरों का संग्राम के 8वें एपिसोड की रिकॉर्डिंग थी। 8वें एपिसोड के बाद अगले सप्ताहांत सीजन का समापन होगा।
इसका सीधा प्रसारण होगा, जिससे गायकों के गायन कौशल और मंच पर उपस्थिति की और भी परीक्षा होगी। 8वें एपिसोड की रैंकिंग से तय होगा कि कौन से गायक सीधे फाइनल में पहुंचेंगे। रिकॉर्डिंग शाम 5 बजे शुरू हुई, जो गायकों के वार्म अप का समय था। मंच पर कैजुअल स्पोर्ट्सवियर पहने, लंबे बालों को एक पोनीटेल में बांधे, मेहर अवस्थी पियानो पर बैठी गा रही थीं और बजा रही थीं। आज उन्हें आई वॉन्ट अस टू बी टुगेदर गाना था। रेयांश खन्ना पिछले कुछ दिनों से स्नोलीफ रेजिडेंसी में इस गाने का अभ्यास करने में उनकी मदद कर रहे थे। 2 बार अभ्यास करने के बाद बाकी गायकों के वार्म अप का समय हो गया। मेहर अवस्थी मंच से उतरी और जैसे ही समूह जाने वाला था, अचानक रेयांश खन्ना का फोन बज उठा। उन्होंने फोन उठाया और देखा कि यह कैरावगढ़ का एक अनजान लैंडलाइन नंबर था। नंबर देखकर दिव्या कपूर को अचानक कुछ याद आया, उनकी आवाज़ थोड़ी कांप रही थी। क्या ये रेयांश खन्ना हो सकते हैं? जल्दी जवाब दो। मेहर अवस्थी और रितिका मेहता भी शांत हो गईं और एक साथ रेयांश खन्ना की ओर देखा। रेयांश खन्ना ने जवाब दिया, हेलो, क्या ये राग साहिल हैं? दूसरी तरफ से एक महिला की आवाज़ आई, मैं राग साहिल हूँ। हेलो, मैं नवदेश टीवी राष्ट्रीय दिवस समारोह का सहायक निर्देशक हूँ। मुझे आपको कुछ सूचित करना है। कुछ देर बाद रेयांश खन्ना ने धीरे से फोन रख दिया। मेहर अवस्थी ने घबरा कर पूछा, क्या नवदेश टीवी से कोई है? उन्हें क्या चाहिए? अध्याय 175 देवी के आंसू। स्टार सिटी टीवी के रिकॉर्डिंग स्टूडियो के बाहर एक छोटी, सौम्य और शांत लड़की सफ़ेद गुलाबों का एक बड़ा गुलदस्ता लिए खड़ी थी। उसके पीछे एक आदमी फूल लेने के लिए आया। निधि, मुझे दे दो। मेहर जरूर अंदर है, मुझे उसे अपनी ईमानदारी दिखानी होगी। वरुण सेठी आज सुबह जल्दी पहुंचे और खास तौर पर स्टार सिटी टीवी के पास एक फूलों की दुकान पर 99 सफ़ेद गुलाब खरीदने गए। पिछली बार उन्होंने मेहर अवस्थी को 99 लाल गुलाब दिए थे, लेकिन उन्होंने मना कर दिया था। काफ़ी सोच विचार के बाद वरुण सेठी को एहसास हुआ कि मेहर अवस्थी को फूल लेना नापसंद नहीं था, बल्कि लाल गुलाब का स्वभाव उन्हें रास नहीं आता था। इसलिए उन्होंने खास तौर पर विभिन्न फूलों के अर्थों का अध्ययन किया और पाया कि सफ़ेद गुलाब, जो बड़प्पन और पवित्रता का प्रतीक हैं, मेहर अवस्थी के लिए सबसे उपयुक्त फूल हैं। इसलिए उन्होंने इस बार 99 सफ़ेद गुलाब खरीदने का फैसला किया। मेहर के शांत और नेक स्वभाव को देखते हुए उन्हें सफ़ेद गुलाब जरूर पसंद आएंगे। हालांकि वरुण सेठी ने फूलों का इतना बड़ा गुलदस्ता खुद नहीं खरीदा। आखिर उनकी लोकप्रियता और बड़ी फैन फॉलोइंग को देखते हुए इतना बड़ा गुलदस्ता ज़्यादा ध्यान खींचने वाला होता। इसलिए निधि मेनन ने इसे संभाला। निधि मेनन पूरे रास्ते इस बड़े गुलदस्ते को लेकर आई और अब जब वे आखिरकार रिकॉर्डिंग स्टूडियो में प्रवेश कर रहे थे, तो वरुण सेठी को स्वाभाविक रूप से इसे खुद ही उठाना पड़ा। ध्यान रखना, इसे सीधा पकड़ना, इसे झुकने मत देना, अच्छा नहीं लगेगा। रिकॉर्डिंग स्टूडियो में प्रवेश करने से पहले निधि मेनन ने वरुण सेठी को सफ़ेद गुलाबों का गुलदस्ता देते हुए उन्हें याद दिलाया। स्टूडियो में प्रवेश करते ही उन्होंने मेहर अवस्थी को देखा, जिनकी पीठ उनकी तरफ थी। दिव्या कपूर और रितिका मेहता मेहर अवस्थी की तरह रेयांश खन्ना नामक पुरुष सहायक की ओर मुंह करके बैठी थीं। ऐसा लग रहा था मानो उन्हें निधि मेनन और वरुण सेठी के प्रवेश करने का पता ही न चला हो, वे अपने काम से बेखबर थीं। निधि मेनन रितिका मेहता को आवाज़ देने ही वाली थीं कि वरुण सेठी ने उन्हें रोक दिया। फूलों को पकड़े हुए वरुण सेठी ने धीरे से कहा, मैं मेहर को सरप्राइज दे रहा हूँ। फिर वे दबे पांव चुपके से उनके पास गए। श्री खन्ना, क्या वह सच में नवदेश टीवी से हैं? रितिका मेहता ने घबराकर रेयांश खन्ना से पूछा। रेयांश खन्ना ने सिर हिलाया। वह नवदेश टीवी के राष्ट्रीय दिवस समारोह की सहायक निर्देशक हैं, उनका नाम सुहासिनी खन्ना है। निर्देशक समीर वोहरा ने कहा, मेरा गाना चुना गया है। वाह! रितिका मेहता ने अपना मुंह ढांक लिया, उनकी आंखें चौड़ी हो गईं। सुहासिनी खन्ना वाकई राष्ट्रीय दिवस समारोह की सहायक निर्देशक हैं। दिव्या कपूर ने मन ही मन बुदबुदाया, उनका आमतौर पर शांत रहने वाला चेहरा लाल हो गया। तो रेयांश खन्ना, क्या सच में आपका चयन हो गया? रेयांश खन्ना के चेहरे पर मुस्कान आ गई। हाँ, निर्देशक समीर वोहरा ने कहा कि आधिकारिक सूचना पत्र जल्द ही मेरे ईमेल पर भेजा जाएगा और उन्होंने मुझसे मेरा डाक पता भेजने को कहा है। वह मुझे रिहर्सल के लिए प्रवेश पास भी बाद में भेजेंगी। बहन मेहर, श्री खन्ना का चयन हो गया। हे भगवान, रेयांश खन्ना राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य कलाकार बनने जा रहे हैं। हे भगवान, बहन मेहर, क्या गलत? रितिका मेहता इतनी उत्साहित थीं कि उनकी जबान लड़खड़ा रही थी, लेकिन जब उन्होंने सिर घुमाया तो देखा कि मेहर अवस्थी ने अपने दोनों हाथों से अपना मुंह ढका हुआ है और उनकी आंखें लाल हो चुकी हैं। मेहर, रेयांश खन्ना ने भी मेहर अवस्थी के इस असामान्य व्यवहार को देखा और चिंता से पूछा, क्या हुआ? क्या तबीयत ठीक नहीं है? मेहर अवस्थी ने सिर हिलाया, लेकिन उनकी आंखों से आंसू बह निकले और उनके कोमल गालों पर गिरने लगे। वह बहुत खुश थीं। दिव्या कपूर ने सिर हिलाया। मेहर, अपने इमोशंस पर काबू रखो। आह, तुम तो अपने निजी मामलों की भी परवाह नहीं करती। 2 साल पहले मेहर अवस्थी ने गोल्डन मेलोडी अवार्ड्स में बेस्ट न्यू आर्टिस्ट का अवार्ड जीता था,
पिछले साल उन्हें बेस्ट सिंगर ऑफ द ईयर के लिए नॉमिनेट किया गया था और साल के सबसे ज़्यादा बिकने वाले महिला एल्बमों की लिस्ट में टॉप पर रहीं। इनमें से कोई भी उपलब्धि बेहद रोमांचक होती, लेकिन इन सम्मानों को पाकर मेहर अवस्थी शांत रहीं। हालांकि रेयांश खन्ना की बात आते ही वह इतनी भावुक हो गईं कि उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। मेहर अवस्थी ही नहीं बल्कि ऋतिका मेहता की आंखें भी लाल हो गईं। उन्होंने मेहर अवस्थी को गले लगाया और कहा, वाह मेहर दीदी, ये तो कमाल है, आपके आदमी ने बड़ी कामयाबी हासिल कर ली। वाह मेहर, ये आपके लिए हैं। तभी पीछे से एक मीठी आवाज़ आई। मेहर अवस्थी मुड़ी और उन्होंने सफ़ेद गुलाबों का एक बड़ा गुलदस्ता देखा। तभी गुलदस्ते के पीछे से एक सिर निकला, चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान लिए। मेहर, सफ़ेद गुलाब बड़प्पन और पवित्रता का प्रतीक हैं, बिल्कुल आपकी तरह आकाश में चमकते चांद, मेरी चंद्र देवी। मैं आपसे अपने प्यार का इजहार करता हूँ। वरुण सेठी ने फूलों को पकड़े हुए मेहर अवस्थी से प्यार से कहा। तभी उन्होंने चंद्र देवी को मुड़ते देखा, उनकी आंखें लाल हो गईं, उनके खूबसूरत चेहरे पर आंसू बह रहे थे। देवी का रोना, यह एक अद्भुत दृश्य था। वरुण सेठी दंग रह गए, फिर उत्साह से कांप उठे। हे भगवान, हे धरती, मेहर आखिरकार मेरे प्रयासों से पिघल गईं। सच्चा प्यार आसमान और ज़मीन को हिला देता है, आखिरकार लगन रंग लाए। मेरी लगातार और अटूट कोशिशों के बाद उस शांत स्वभाव वाली देवी ने आखिरकार मेरा प्रपोजल स्वीकार कर लिया। हा मेहर, मैं। वरुण सेठी उत्साह से कुछ बोलने ही वाले थे कि उन्होंने मेहर अवस्थी को रिकॉर्डिंग स्टूडियो से सीधे बाहर जाते देखा। उनके पीछे रेयांश खन्ना, दिव्या कपूर और ऋतिका मेहता भी थे। निधि मेनन, मैं अब जा रहा हूँ। ऋतिका मेहता ने निधि मेनन को हाथ हिलाकर अभिवादन किया, जिन्होंने जवाब में सिर हिलाया। निधि, तुमने देखा ना, मेहर शर्मा रही है। वो बिल्कुल नहीं चाहती कि मैं उसे रोते हुए देखूं। मुझे कभी पता नहीं था कि वो मेरी नज़रों में अपनी छवि को लेकर इतनी चिंतित है। जानती हो, वो हमेशा जो शांत स्वभाव दिखाती थी, वो मेरे लिए सिर्फ एक दिखावा था, क्योंकि उसे पता है कि मुझे वैसी लड़कियां पसंद हैं। तो ये सिर्फ एक तरफा प्यार नहीं था। मेहर और मैं हमेशा से एक दूसरे की तरफ आकर्षित रहे हैं। वरुण सेठी ने खुशी से लाल होते हुए निधि से कहा। निधि ने वरुण सेठी के हाथ में रखे फूलों को देखा और बोली, भाई जू, लेकिन आप अभी तक उन्हें ये फूल दे नहीं पाए। वरुण सेठी ने अपने हाथ में रखे फूलों को देखा और पल भर के लिए अचंभित रह गए। थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा, ऐसा इसलिए क्योंकि मेहर इतनी भावुक हो गई कि वो फूल लेना ही भूल गई। निधि, तुमने देखा नहीं, जब मैंने उसे फूल दिए तो वो रोने लगी। निधि ने थोड़ी देर सोचा और बोली, क्या ऐसा हो सकता है? श्रीमती अवस्थी किसी और वजह से रोई हो? असंभव, मेहर तो बहुत ठंडी है। मेरे अलावा और क्या बात उसे इतना भावुक कर सकती है? वरुण सेठी ने हाथ हिलाकर बात टाल दी, मुझे परवाह नहीं। वैसे भी मेहर आज मेरे लिए रोई, इसका मतलब है कि उसने मुझे स्वीकार कर लिया है। हा। भाई जू, मैंने अभी अभी श्रीमती अवस्थी को उनके पुरुष सहायक से बात करते देखा। मुझे लगता है कि वह श्री खन्ना की वजह से रोईं। वैसे भी अगर कोई लड़की किसी के प्रपोजल को स्वीकार करती है तो वह आमतौर पर लड़के से उपहार भी स्वीकार कर लेती है। निधि ने शांत भाव से कहा। निधि, मुझे पता है कि तुम ये सब मेरे भले के लिए कर रही हो, ताकि मैं डेटिंग न करूं। चिंता मत करो, अगर मैं मेहर के साथ भी रिलेशनशिप में आ भी गया तो भी मैं गाने गाकर पैसे कमाता रहूंगा। मैं तुम्हारी सैलरी देने में देरी नहीं करूंगा। वरुण सेठी ने निधि के कंधे पर हाथ रखा और दिल खोलकर हंसे। मैं अभी मेहर से मिलने जा रहा हूं और उसे फूल दूंगा। तभी निधि ने उनके हाथ से फूल छीन लिए। भाईजू, आपको स्टेज पर जाकर अभ्यास करना चाहिए। बहन मेहर, रिकॉर्डिंग शुरू होने वाली है। खुद को संभालो, रो मत। आधे घंटे बाद ड्रेसिंग रूम में ऋतिका मेहता अभी भी मेहर अवस्थी को दिलासा दे रही थीं, जो खुशी के मारे रो रही थीं। दिव्या कपूर ने बेबसी से कहा, मेहर, अपनी छवि का ख्याल रखो। मेहर अवस्थी ने अपने आंसू पोंछे, कपड़े बदले और दरवाजे की ओर चली गईं। अचानक उन्होंने कहा, दिव्या जी, ऋतिका, क्या थीम सॉन्ग के लिए चुने गए लोगों को पहले से ही हुआशिया टीवी पर गुप्त रिहर्सल के लिए जाना पड़ता है? हाँ, 5 दिन पहले। दिव्या कपूर ने सिर हिलाया। द नोन हीरो के थीम सॉन्ग की बेहतरीन लाइव प्रस्तुति सुनिश्चित करने के लिए चुने गए गायकों को 5 दिन पहले हुआशिया टीवी पर रिहर्सल करनी थी। इसके अलावा गोपनीयता बनाए रखने के लिए रिहर्सल पूरी तरह से गुप्त रखी जाती थी और प्रतिभागियों को बिना अनुमति के बाहर जाने की अनुमति नहीं थी। मेहर अवस्थी ने अपने कान के पीछे बालों की एक लट हटाई, उनकी आवाज में थोड़ी नाराजगी झलक रही थी। 5 दिन, क्या ये बहुत लंबा समय है? अध्याय 176। मैं चाहता हूं कि हम साथ रहें, श्री खन्ना। नमस्कार निधि, नमस्कार श्रीजू। रेयांश खन्ना ड्रेसिंग रूम के बाहर कॉरिडोर में मेहर अवस्थी के आने का इंतजार कर रहे थे। वरुण सेठी और निधि भी आ गए। वरुण सेठी पहले ही कपड़े बदल चुके थे। उन्होंने एक शानदार सफ़ेद सूट पहना था और जेब में एक चमकीला लाल गुलाब रखा हुआ था, काफ़ी भड़कीले लग रहे थे।
रेयांश खन्ना को याद आया कि पिछले परफॉर्मेंस के लिए भी वरुण सेठी का पहनावा इसी तरह का भड़कीला था। लगता है ये लड़का तो जन्मजात भड़कीला है। श्री खन्ना, नमस्कार। पिछली बार जब हम मिले थे तब आपसे ठीक से बात करने का मौका नहीं मिला था। वरुण सेठी मुस्कुराते हुए रेयांश खन्ना से हाथ मिलाया और मुस्कुराते हुए बोले, मैंने सुना है कि आप 2 महीने से भी कम समय से मेहर के असिस्टेंट हैं। रेयांश खन्ना ने उनकी तरफ देखा और सिर हिलाया। वरुण सेठी हंसे और रेयांश खन्ना का हाथ और कसकर पकड़ने लगे। पिछली बार रेयांश खन्ना ने उन्हें फूल देने से मना कर दिया था, इस बार वो रेयांश खन्ना को थोड़ा परेशान करना चाहते थे। ओह! अगले ही पल वरुण सेठी दर्द से चीख पड़े। रेयांश खन्ना ने उनका हाथ छोड़ा और उनके चेहरे पर भी मुस्कान थी। श्रीमान जी, आप ठीक हैं? नहीं, मैं ठीक हूँ, मुझे क्या हो सकता है, हाँ हाँ। वरुण सेठी ने अपना हाथ पीठ पीछे कर लिया और अपनी उंगलियों को फैलाने की कोशिश की, जो बुरी तरह से दब गई थीं। निधि मेनन उनके पीछे खड़ी थीं, अपने हाथों से अपना चेहरा ढके हुए, बेबसी से सिर हिला रही थीं। उसी क्षण ड्रेसिंग रूम का दरवाजा खुला और मेहर अवस्थी बाहर आईं। रेयांश खन्ना और वरुण सेठी दोनों मुड़कर देखने लगे, दोनों दंग रह गए। मेहर अवस्थी ने काले रंग का शाम का गाउन पहना हुआ था, उनके लंबे काले बाल उनके गोरे कंधों पर लहरा रहे थे। वी नेकलाइन के नीचे उनकी चिकनी सफ़ेद त्वचा थी, जो गरिमापूर्ण सुंदरता के साथ साथ कामुकता का स्पर्श भी बिखेर रही थी। सबसे ज्यादा ध्यान उनकी लंबी सुडौल टांगों पर गया, जो उनकी स्कर्ट के तिरछे किनारे के नीचे से दिखाई दे रही थी, बिल्कुल सुडौल और गठीली। काली ड्रेस पर जड़े हुए हीरे रोशनी में जगमगा रहे थे, जिससे मेहर अवस्थी मानो चकाचौंध भरी रोशनी में लिपटी हुई लग रही थीं। रेयांश खन्ना और वरुण सेठी ही नहीं, बल्कि गलियारे में मौजूद हर कोई दंग रह गया। वाह, इसमें कोई हैरानी नहीं कि इन्हें नंबर 1 लेग गॉडेस कहा जाता है। ये कितनी खूबसूरत हैं। रूप और फिगर के मामले में मेहर अवस्थी का कोई मुकाबला नहीं। वरुण सेठी की कोई गलती नहीं, मैं भी तो दंग रह जाता। बाकी गायकों के साथ आए लोग आपस में फुसफुसा रहे थे, सभी मेहर अवस्थी की खूबसूरती की तारीफ कर रहे थे। इस समय अनगिनत निगाहों के बीच मेहर अवस्थी की निगाहें सिर्फ एक ही व्यक्ति पर टिकी थीं। उन्होंने धीरे से अपनी स्कर्ट का किनारा पकड़ा, रेयांश खन्ना की तरफ देखा, उनकी आंखों में शर्म से आंसू भर आए थे। क्या मैं सुंदर हूँ? रेयांश खन्ना ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। बहुत सुंदर, मेहर, मैं, कृपया मुझे मिस अवस्थी कहिए। वरुण सेठी बोलने के लिए आगे बढ़े, लेकिन मेहर अवस्थी ने उन्हें बीच में ही रोक दिया। उन्होंने अपना सिर खुजाया और बस इतना ही कह पाए, मिस अवस्थी, एक और बात है जो मैं आपको बताना भूल गया। वरुण सेठी ने बड़े गर्व से कहा, सुरों का संग्राम की रिकॉर्डिंग के बाद मैं कल स्टार सिटी टीवी के लिए गो फाइटिंग नाम का एक नया वैरायटी शो रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ। ये शो कमाल का है। रिया तलवार, रुचि बत्रा और लक्ष्य वर्मा सब इसमें हैं। ये शो जरूर हिट होगा। मिस अवस्थी, आप मेरा इंतजार कीजिए। जब मेरा करियर एक और मुकाम पर पहुंच जाएगा तब मैं। छी! ऋतिका मेहता अपनी हंसी नहीं रोक पाईं। वरुण सेठी को नाराजगी से देखते हुए देखकर उन्होंने जल्दी से हाथ हिलाया। माफ कीजिए भाईजू, मुझे अभी एक बहुत मजेदार बात सूझी। गो फाइटिंग, ये रेयांश भाई का विचार था। वरुण सेठी यह शो मेहर को दिखा रहे थे, ये बहुत मजेदार था। श्रीमान जी, आप किस शो में भाग लेते हैं इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। मेहर अवस्थी ने बात खत्म की और जाने के लिए मुड़ी। रुको! वरुण सेठी उनके पीछे जाना चाहते थे, लेकिन रेयांश खन्ना ने मुस्कुराते हुए उन्हें रोक दिया। श्रीमान जी, क्यों न हम फिर से हाथ मिला लें? वरुण सेठी तुरंत रुक गए। कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं, ही। रेयांश खन्ना ने निधि मेनन को सिर हिलाकर इशारा किया, फिर मुड़कर मेहर अवस्थी के पीछे चले गए। वरुण सेठी हंस पड़े। निधि मेनन ने उत्सुकता से पूछा, भाईजू, आप किस बात पर हंस रहे हैं? वरुण सेठी ने इतराते हुए कहा, मेहर दूसरों के सामने मेरे प्रति रूखा व्यवहार करती है, लेकिन असल में वह मेरी परवाह करती है। निधि मेनन ने कहा, भाईजू, क्या आप कुछ ज्यादा ही सोच रहे हैं? वरुण सेठी ने हाथ हिलाते हुए कहा, अभी अभी मेहर मेरी वजह से भावुक होकर रो पड़ी। वो शर्मीली है, इसलिए दूसरों के सामने मुझसे रूखा व्यवहार करती है। मेहर और मेरे बीच एक अनकहा रिश्ता है, आप नहीं समझ पाएंगी। निधि मेनन चुपचाप उन्हें देखती रहीं। क्या सच में? शो खत्म होने के बाद मैं अकेले मेहर से मिलने जाऊंगी। वो जरूर हैरान हो जाएगी। नवदेश टीवी ने मुझे एक ईमेल भेजा है। ड्रेसिंग रूम से गायक के कमरे की ओर जाते समय रेयांश खन्ना को राष्ट्रीय दिवस समारोह कार्यक्रम टीम से ईमेल पर एक सूचना मिली। इसमें बताया गया था कि अकेला जज्बा ने निर्णायक मंडल के चौथे दौर में सर्वसम्मति से जीत हासिल की है और अज्ञात नायकों की प्रतियोगिता का थीम सॉन्ग बन गया है। इसमें रेयांश खन्ना को गुप्त रिहर्सल के लिए कैरावगढ़ 5 दिन पहले पहुंचने के लिए भी कहा गया था और उनसे इस खबर को गोपनीय रखने का अनुरोध किया गया था। दिव्या कपूर ने तुरंत ऋतिका मेहता को निर्देश दिया, इसके बारे में किसी को मत बताना, सिर्फ हम चारों को पता है, समझी? चिंता मत कीजिए दिव्या जी, मुझे पता है क्या जरूरी है, ऋतिका मेहता ने मुस्कुराते हुए कहा।
हालांकि उन्हें गपशप करना पसंद था, लेकिन ज़रूरी मामलों में वे बहुत सतर्क रहती थीं। मेहर अवस्थी ने रेयांश खन्ना का फ़ोन लिया और नवदेश टीवी के नोटिफिकेशन को देखते हुए उनके चेहरे पर एक अजीब सा भाव था। खुशी भी थी और नाराज़गी भी। मेहर, क्या हुआ? रेयांश खन्ना ने पूछा। मेहर अवस्थी एक पल चुप रहीं, फिर अचानक बोली, सुरों का संग्राम का फिनाले राष्ट्रीय दिवस समारोह से 2 दिन पहले है। रेयांश खन्ना तुरंत समझ गए। मेहर अवस्थी का मतलब था कि क्योंकि वे कैरावगढ़ में गुप्त रिहर्सल के लिए गए थे, इसलिए वे सुरों का संग्राम के फिनाले में उनके साथ नहीं जा सकते थे। इसके अलावा पिछले 2 महीनों से वे लगभग साथ ही रहते थे, अक्सर एक ही कमरे में सोते भी थे। अब वे 5 दिनों के लिए अलग हो जाएंगे। न सिर्फ मेहर अवस्थी, बल्कि रेयांश खन्ना को भी थोड़ा खालीपन महसूस हुआ। मेहर, रेयांश खन्ना कुछ बोलने ही वाले थे कि मेहर अवस्थी ने अचानक कहा, कोई बात नहीं। जब आप कैरावगढ़ जाएं तो अपने गायन का अभ्यास करने पर ध्यान दें। राष्ट्रीय दिवस समारोह का सीधा प्रसारण होगा, आप कोई गलती नहीं कर सकते। रेयांश खन्ना चौंक गए, फिर सिर हिलाकर बोले, धन्यवाद मेहर। मेहर अवस्थी ने मुस्कुराते हुए कहा, बधाई हो रेयांश खन्ना। इतना कहकर वह मुड़ी और गायक के कमरे में चली गईं। रेयांश खन्ना उन्हें जाते हुए देखते रहे और काफी देर तक चुपचाप खड़े रहे, कुछ बोले नहीं। 5 दिन पहले तो श्री खन्ना अगले मंगलवार को कैरावगढ़ जा रहे हैं। ऋतिका मेहता ने दिव्या कपूर से फुसफुसाते हुए कहा, बहन मेहर और श्री खन्ना इतने दिनों से साथ रह रहे हैं और अब वे 5 दिनों के लिए अलग होने वाले हैं। उफ, ठीक है, बोलना बंद करो। दिव्या कपूर ने उन्हें घूर कर देखा। तीनों हमेशा की तरह रिकॉर्डिंग हॉल में चले गए। इस बार मेहर अवस्थी भाग्यशाली रहीं, उन्हें प्रस्तुति देने का आखिरी मौका मिला। जब वह मंच पर आई तो उनकी शानदार पोशाक ने पूरे दर्शकों से उत्साहपूर्ण तालियां बटोरीं। पुरुष दर्शकों की निगाहें उन पर टिकी थीं, वहीं महिला दर्शक भी उतनी ही जोशीली थीं, चिल्लाते हुए, मेहर अवस्थी, मैं तुम्हारे बच्चे चाहती हूँ। जैसे ही बत्तियां जलीं, मंच पर एक पियानो प्रकट हुआ, जिसने दर्शकों का ध्यान आकर्षित किया। क्या मेहर अवस्थी इस एपिसोड में पियानो बजाएंगी? एक देवी पियानो बजा रही हैं, क्या नज़ारा है। मेहर अवस्थी ने शालीनता से पियानो की ओर कदम बढ़ाया, शान से बैठ गईं और रिकॉर्डिंग हॉल के उस तरफ देखा जहां रेयांश खन्ना बैठे थे। उनकी उंगलियों ने हल्के से तारों को छुआ और मधुर संगीत हवा में गूंज उठा। उनकी पलकें झुकी हुई थीं, उसके चेहरे पर उदासी की झलक थी। उसे चुन लिया गया था, लेकिन इसका मतलब है उससे इतने लंबे समय तक अलग रहना। मेहर अवस्थी, तुम ऐसा नहीं कर सकती, उसके करियर पर असर मत डालो। कोई बात नहीं, राष्ट्रीय दिवस समारोह के बाद सब ठीक हो जाएगा। तब मैं उसे बता दूंगी। मैं चाहती हूं कि हम साथ रहें। अध्याय 177 देवी की मुस्कान। श्री खन्ना, आप किस बात से घबरा रहे हैं? मंच पर मेहर अवस्थी की उंगलियां हल्के से तारों को बजा रही थीं, जिससे एक मधुर धुन निकल रही थी। मंच के पीछे रेयांश खन्ना के हाथ मुट्ठी में जकड़े हुए थे, कुछ घबराए हुए। ऋतिका मेहता ने ये देखा और उत्सुकता से पूछा। रेयांश खन्ना ने कहा, इस गाने की पहली 2 पंक्तियां काफी लंबी हैं, सांस लेने की भी जगह नहीं है, और यह एक वाद्य प्रस्तुति है। मुझे डर है कि वह कोई गलती न कर दे। रेयांश खन्ना के मन में एक और बात थी जिसका उन्होंने जिक्र नहीं किया। मेहर अवस्थी का मूड तब से ठीक नहीं था जब से उन्हें पता चला था कि वह अगले हफ्ते कुछ दिनों के लिए कैरावगढ़ जा रहे हैं। इसलिए रेयांश खन्ना को चिंता थी कि इससे मंच पर उनके प्रदर्शन पर असर पड़ेगा। उसी क्षण पियानो की धुन करीब आने लगी। मेहर अवस्थी ने अपना सिर थोड़ा झुकाया, उनके लाल होंठ हल्के से खुले। हवा मेरे चेहरे, मेरे हाथों, मेरे बालों, मेरे दिल, मेरी आंखों पर दूर से बहती है। तुम उस शहर में, उस सड़क पर, उस घर में, उस दीपक में, उस खिड़की में दूर रहते हो। पियानो की धुन के साथ गीत उनके होठों से तेजी से और बिना रुके निकलते रहे। जल्दबाजी में गाए गए गीत त्रुटिहीन थे। वास्तव में उनके स्वर पिछले प्रदर्शन में फाइनली वेटिंग फॉर यू गाते समय से भी बेहतर थे। केवल 2 पंक्तियों में उन्होंने दर्शकों के सामने एक उदास और तड़पती युवती का जीवन चित्रण किया। तालियां। दर्शक स्वतः ही तालियों से गूंज उठे। गायकों के कमरे में भी तालियां बजने लगीं। पहले 6 गायकों ने अपना प्रदर्शन समाप्त कर दिया था और सभी लोग टेलीविजन स्क्रीन पर मेहर अवस्थी का प्रदर्शन देखने के लिए वहां जमा हुए थे। ये तो जैज़ है। क्या मेहर अवस्थी सच में इस शैली का गाना गा सकती हैं? दिग्गज गायिका मधुरा कुलकर्णी ने आश्चर्य से कहा, पियानो वादन भी कमाल का है। गीत की ये 2 पंक्तियां इतनी गहन हैं कि मुझे एक भी सांस सुनाई नहीं दी। लाजवाब। जहां गायकों की पुरानी पीढ़ी पेशेवर कौशल पर ध्यान केंद्रित कर रही थी, वहीं रिया तलवार मेहर अवस्थी के व्यक्तित्व को निहारते हुए होंठ सिकोड़कर बोली, खूबसूरत होना तो वाकई फायदा है। रिया। तभी प्रेम गीतों के राजकुमार आरव शेट्टी उनके बगल में हंसते हुए बोले, रिया, तुम भी तो खूबसूरत हो। रिया तलवार खिलखिलाकर मुस्कुराईं और आरव शेट्टी के कंधे पर थपथपाते हुए बोली, तुम्हारा स्वाद कितना अच्छा है। वाह वाह वाह। दोनों तालियों की गड़गड़ाहट से चौंक उठे। पीछे मुड़कर देखने पर उन्होंने वरुण सेठी को देखा। वह उत्साह से लाल हो रहे थे और जोर जोर से ताली बजा रहे थे।
वरुण सेठी सचमुच बहुत उत्साहित थे। मेहर ने ये गाना मेरे लिए ही गाया होगा। गाने का नाम क्या है? मैं चाहती हूँ कि हम साथ रहें। देखो कितना सीधा सादा इकरार। क्या ये मेरे पिछले सारे इकरारों का जवाब नहीं है? वाह, स्वर्ग तो लगातार कोशिश करने वालों को इनाम देता है। एक अच्छी औरत भी लगातार कोशिश करने वाले के बहकावे में आ सकती है। ओह, मेरा मतलब है मुझ जैसे समर्पित प्रेमी को भी। मेहर इतनी अलग थलग रहती है, इतनी शर्मीली है कि मुझे सीधे स्वीकार नहीं कर पाती, इसलिए उसने गाने के जरिए अपने दिल की बात कही। आह, कितना रोमांटिक। वरुण सेठी और भी ज्यादा उत्साहित हो गए, उनके रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने तय किया कि शो खत्म होने के बाद वो जरूर अकेले मेहर अवस्थी के पास जाएंगे और उन्हें अपने दिल की बात कहने का मौका देंगे। निधि मेनन, बस देखते रहो। देखो मैं अपनी देवी को कैसे जीतता हूँ और वापस आने पर मैं तुम्हारी सैलरी बढ़ा दूंगा, हा हा हा। स्टेज पर मेहर अवस्थी का गाना और वादन और भी ज्यादा सहज होता गया। बताओ बताओ, क्या हमें साथ रहना चाहिए? प्यारे दिनों में बिना किसी प्रयास के जीना, तुम्हें निडरता से निहारना, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेहर अवस्थी रेयांश खन्ना की ओर देखते हुए गा रही थीं। हालांकि मंच के नीचे का इलाका अंधेरा था, फिर भी उन्हें पता था कि वह वहाँ हैं। लेकिन अगले सप्ताह होने वाले फाइनल में उन्हें देखने के लिए वह वहाँ नहीं होंगे। ये सोचते हुए मेहर अवस्थी भावनाओं से अभिभूत हो गईं, उनकी आवाज़ और भी उदास होती चली गई, उदासी से भरी तड़प। उनकी वर्तमान स्थिति गीत से पूरी तरह मेल खा रही थी। पल भर में उनकी उंगलियां वाद्य यंत्र पर चलने लगी, उनकी आवाज़ उनके दिल से बहने लगी। दर्शक दीर्घा में मौजूद हर कोई उनके संगीत और गीत से मंत्रमुग्ध हो गया, मोहित और मोहित। मैंने कहा कि मैं चाहती हूँ कि हम साथ रहें। कोमल दिनों में तुम्हें प्यार करना सहज है, तुम्हें निडरता से निहारना, बस तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। अब के विपरीत केवल दूर से तुम्हारे बारे में गा सकती हूँ। गीत की आखिरी पंक्ति हवा में गूंजते ही भावपूर्ण गीत का अंत हो गया। संगीत मंद पड़ गया, लेकिन मधुर धुन सबके दिलों में बसी रही, देर तक गूंजती रही। तालियां। पूरा दर्शक वर्ग सहजता से तालियां बजाने लगा। तारांकन तालियां। तारांकन गायकों के कमरे में 6 गायक भी खड़े हो गए और प्रशंसा में दिल से तालियां बजाने लगे। फिनाले तो वाकई शानदार होने वाला है। आरव शेट्टी ने टेलीविजन स्क्रीन पर नीलम सक्सेना, मधुरा कुलकर्णी, रिया तलवार और मेहर अवस्थी को देखा और आह भरे बिना नहीं रह सके। ये चारों निस्संदेह फाइनल में सिंगर्स के राजा का खिताब जीतने के प्रबल दावेदार हैं। अगर वरुण सेठी इतने चापलूस न होते और इसे थोड़ा गंभीरता से लेते, तब भी उनकी प्रतिभा को कम नहीं आंका जाना चाहिए। फिनाले उनका मंच है। अरे, मेहर अवस्थी गाते हुए रोईं। रिया तलवार ने गौर किया कि जब मेहर अवस्थी दर्शकों को प्रणाम करने के लिए खड़ी हुईं, तो उन्होंने चुपके से अपनी आंखें पोंछीं और खड़े होने के बाद ही उन्होंने अपना शांत स्वभाव वापस पाया। मेहर रो रही हैं। न सिर्फ रिया तलवार बल्कि ऋतिका मेहता ने भी गौर किया। उन्होंने रेयांश खन्ना की ओर देखा। श्री खन्ना, क्या इसलिए कि आप अगले हफ्ते कुछ दिनों के लिए जा रहे हैं और मेहर आपको जाते हुए देखकर दुखी हैं? चुप रहो, तुम्हें लगता है तुम बहुत होशियार हो। दिव्या कपूर ने उन्हें थप्पड़ मारा और धीरे से चेतावनी दी, शो खत्म होने के बाद इस बारे में फिर कभी बात मत करना। उनके बगल में खड़े रेयांश खन्ना ने मंच पर मेहर अवस्थी को देखा, उनका चेहरा गंभीर था और उनकी निगाहें कोमल थीं। उन्हें पता था कि मेहर अवस्थी जाना नहीं चाहती थी और वे खुद भी जाना नहीं चाहते थे। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। राष्ट्रीय दिवस समारोह के बाद वे अपने दिल की बात उनसे कह देंगे और फिर वे हमेशा के लिए साथ हो जाएंगे। मेहर, आज तुम्हारा प्रदर्शन शानदार था। मैंने देखा कि तुम्हारी गायकी सुनकर कई दर्शक रो पड़े। क्या इस गाने का कोई खास मतलब है? होस्ट मंच पर गए और मेहर अवस्थी से पूछा। मेहर अवस्थी ने दर्शकों में एक खास दिशा की ओर देखा, उनकी खूबसूरत आंखें साफ थीं। इस गाने का मतलब वही है जो इसके शीर्षक का है। वह सचमुच रेयांश खन्ना को इतने दिनों के लिए जाते हुए नहीं देख पा रही थी और एक पल के लिए उन्हें समझ नहीं आया कि इस अचानक थोड़े समय के अलगाव का सामना कैसे करें। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। सुरों का संग्राम के समापन और राष्ट्रीय दिवस समारोह के बाद वह अपने दिल की बात उनसे कह देंगी। अगर वे फिर से अलग भी हो जाते तो भी उनका रिश्ता मजबूत होगा और उन्हें अब डर नहीं लगेगा। ये सोचते ही मेहर अवस्थी के चेहरे पर अनायास ही एक मुस्कान आ गई, मानो बर्फ पिघल रही हो और चांद की निर्मल रोशनी फैल रही हो। नीचे बैठे दर्शक स्तब्ध रह गए। मेहर अवस्थी, क्या आप अभी मुस्कुरा रही थीं? वह कितनी सुंदर हैं। मेहर अवस्थी मुस्कुराते हुए कितनी खूबसूरत लगती हैं। माँ, मेरी देवी मुस्कुराईं। मैं बहुत खुश हूँ। प्रशंसा भरी आवाज़ों के बीच मेहर अवस्थी ने दर्शकों को फिर से प्रणाम किया और मंच से चली गईं। मेजबान ने पलकें झपकाईं, फिर अचानक उन्हें एहसास हुआ, क्या इस गाने का अर्थ इसका शीर्षक है? इस वाक्य का क्या अर्थ है? मेहर अवस्थी की पतली और सुंदर पीठ को देखते हुए मेजबान के चेहरे पर हैरानी छा गई। क्या सच में मेहर अवस्थी प्यार में हैं? किससे? क्या सच में ऐसा हो सकता है? वरुण सेठी। 1 घंटे बाद
गायक के कमरे में रिकॉर्डिंग अभी अभी खत्म हुई थी और स्टाफ व अन्य गायक जा चुके थे। वरुण सेठी ने मेहर अवस्थी को रोका, उम्मीद भरी निगाहों से देखते हुए कहा, मेहर, अब यहाँ कोई और नहीं है, तुम्हें शर्माने की जरूरत नहीं है। बोलो, मुझे बताओ कि तुम क्या कहना चाहती हो। मेहर अवस्थी ने ऊपर उनकी ओर देखा, उनके लाल होंठ हल्के से खुले हुए थे, उनकी आवाज़ किसी दिव्य संगीत जैसी थी, और अंत में उन्होंने एक शब्द कहा। अध्याय 178, बाहर निकलो। मेहर अवस्थी ने वरुण सेठी को ठंडी निगाहों से देखा, उनके लाल होंठ हल्के से खुले हुए थे। एक शब्द बोलकर वह गायक के बूथ की ओर चल पड़ी। उद्धरण चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। वरुण सेठी जम गए, कुछ तो गड़बड़ है, यह मेरी उम्मीद से बिल्कुल अलग कैसे हो गया। क्या मेहर को शर्माते हुए मुझसे अपने प्यार का इजहार नहीं करना चाहिए था? क्या ये वास्तव में एक तरह की मजाकिया बातचीत थी? वरुण सेठी तेजी से उसके पीछे भागा, उसका पीछा करते हुए बोला, मेहर, शर्माओ मत, जो कहना है कह दो, शर्माओ मत। मेहर अवस्थी आखिरकार रुकी और वरुण सेठी की तरफ देखने के लिए मुड़ी। वरुण सेठी ने उम्मीद भरी निगाहों से मेहर अवस्थी को देखा। लो, मेहर आखिरकार मुझसे अपने दिल की बात कहने ही वाली है। लेकिन तभी उसने मेहर अवस्थी को शांत स्वर में कहते सुना, श्रीमान जी, मुझे पहले से ही कोई पसंद है। कृपया मुझे और परेशान न करें, मैं नहीं चाहती कि उसे कोई गलतफहमी हो। धन्यवाद। इतना कहकर वह मुड़ी, दरवाजा खोला और गायक के बूथ से बाहर चली गई। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। वरुण सेठी पूरी तरह से दंग रह गया। वह मेहर अवस्थी को दरवाजे से बाहर जाते हुए देखता रहा। दरवाजा जोर से बंद हो गया और उसकी खूबसूरत पीठ बाहर गायब हो गई। क्या सच में? तो मैं पूरे समय खुद को धोखा दे रहा था। तो मैं अब भी उतना ही सीधा साधा हूँ, कुछ नहीं बदला। मेहर, क्या तुम एक पल के लिए वापस आ सकती हो? कम से कम मुझे अपनी बात पूरी करने तो दो, ठीक है? वरुण सेठी बंद दरवाजे को एक मूर्ति की तरह स्थिर खड़ा देखता रहा। शायद उसकी विनती सुनकर दरवाजा बाहर से खुल गया और एक छोटी सी कदकाठी वाली महिला अंदर आई। भाईजू, क्या हुआ? निधि मेनन वरुण सेठी के पास आए और उसकी आंखों के सामने हाथ हिलाया। निधि, मेहर ने मुझे ठुकरा दिया। क्यों? वरुण सेठी ने निधि के कंधों को पकड़ लिया। वह हैरान था। वह तो अभी अभी मुझसे इतनी भावुक हो गई थी कि उसकी आंखों में आंसू आ गए थे, फिर उसने पलटकर मुझे क्यों ठुकरा दिया? क्या मैंने कुछ ऐसा किया जिससे वह नाराज हो गई? निधि ने आह भरी। भाईजू, श्रीमती अवस्थी तो हमेशा से आपको ठुकराती आ रही हैं, ये तो बस आपकी गलतफहमी है। होश में आओ। लेकिन उसने अभी अभी। भाईजू, निधि ने वरुण सेठी की बात काटते हुए धीरे से कहा, क्या आपको भूख लगी है? चलो कुछ देर रात का नाश्ता करने चलते हैं। मुझे एक बहुत अच्छी झींगा मछली की दुकान पता है, मुझे भी पीना है। उफ, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ पीता हूँ। अच्छे बच्चे बनो, रोना मत। ओह उफ। एक दुबली पतली महिला एक लंबे रोते हुए आदमी को गायिका के कमरे से बाहर खींच लाए। उसने देखा कि मेहर अवस्थी और रेयांश खन्ना दूर से साथ साथ जा रहे हैं। निधि वरुण सेठी को कोने से खींचकर दूसरे निकास की ओर ले गई। हरितपुर, एक होटल में। बहन चैन, अभी तक कोई खबर नहीं। तान्या बंसल का दिन में हरितपुर में एक कार्यक्रम था और कार्यक्रम समाप्त होने के बाद बिना रात का खाना खाए वह होटल वापस भागी और नामहीन नायकों के थीम सॉन्ग के चयन के परिणामों के बारे में बेचैनी से पूछताछ की। चयन प्रक्रिया कल समाप्त हो गई थी और विजेताओं को पिछले कुछ दिनों में हुआशिया टीवी से सूचना मिल जानी चाहिए थी। हालांकि तान्या बंसल ने पूरे दिन बेसब्री से इंतजार किया, लेकिन उन्हें अभी तक कोई सूचना नहीं मिली। पल्लवी सूरी ने सिर हिलाया। मैंने फिर से पूछताछ की है, लेकिन अभी तक कोई खबर नहीं है। न तो आपके व्यक्तिगत ईमेल पर और न ही कंपनी के ईमेल पर कोई संबंधित जानकारी मिली है। तान्या बंसल ने भौहें चढ़ाते हुए पूछा। रिया तलवार, रुचि बत्रा और बाकी लोगों का क्या हुआ? क्या उन्हें हुआशिया टीवी से कोई सूचना मिली है? पल्लवी सूरी ने कहा, चिंता मत करो, रिया तलवार और बाकी लोगों को भी कोई सूचना नहीं मिली है। तान्या बंसल की भौहें थोड़ी ढीली पड़ गईं। जब तक इन लोकप्रिय उम्मीदवारों को कोई सूचना नहीं मिली थी, यह अच्छी खबर थी। पल्लवी सूरी ने कहा, अभी 20 तारीख नहीं आई है, इसलिए हुआशिया टीवी ने शायद सूचना पत्र नहीं भेजा होगा। चलिए कुछ और दिन इंतजार करते हैं। तान्या बंसल ने सिर हिलाते हुए कहा, ऐसा ही होना चाहिए। ठीक है, चलिए थोड़ा और इंतजार करते हैं। इतना कहकर उन्होंने पल्लवी सूरी की ओर देखा। बहन चैन, आप दिन भर व्यस्त रहीं, अपने कमरे में जाए और जल्दी आराम कीजिए। पल्लवी सूरी ने तान्या बंसल को देखा, कुछ और नहीं कहा और कमरे से बाहर जाने के लिए मुड़ गईं। पल्लवी सूरी के जाने के बाद तान्या बंसल ने तुरंत अपना फ़ोन उठाया और आन्या खन्ना का नंबर ढूंढा। रेयांश खन्ना के परिवार से उनके अच्छे संबंध थे और उनके पास रेयांश खन्ना के माता पिता और बहनों के फ़ोन नंबर थे। कल ड्रीमलाइन सिटी में श्रेया खन्ना ने उनकी मदद करने से इनकार कर दिया था। तान्या बंसल ने हार नहीं मानी। श्रेया खन्ना उम्र में बड़ी थीं, कई सालों से काम कर रही थीं और उनसे बात करना आसान नहीं था।
आन्या खन्ना उम्र में छोटी और अभी भी छात्रा थी, उन्हें मनाना आसान होना चाहिए था। तान्या बंसल ने आन्या खन्ना का नंबर डायल किया। 2 बार घंटी बजी, फिर कॉल कट गई। तान्या बंसल ने दोबारा डायल किया। इस बार कॉल लग गई। तान्या बंसल ने अपने सबसे प्यार भरे लहजे में कहा, आन्या खन्ना, मैं आपकी भाभी बोल रही हूँ। कैसी हैं आप? बीप बीप बीप। दूसरी तरफ से व्यस्तता की आवाज आई। तान्या बंसल एकदम स्तब्ध रह गईं। आन्या खन्ना ने उनकी आवाज सुनते ही फोन काट दिया। उसने गहरी सांस ली। ठीक है, रेयांश खन्ना को वापस पाने के लिए वह ये सब सह लेगी। तान्या बंसल ने फिर से आन्या खन्ना को फोन किया। संदेश आया, आपने जो नंबर डायल किया है वह सेवा में नहीं है। तान्या बंसल चौंक गई। ये सेवा में क्यों नहीं था? उसे याद आया कि आन्या खन्ना आमतौर पर काफी मितव्ययी थी। क्या वह अपना फोन बैलेंस टॉप अप करने में आनाकानी कर रही थी? उसने तुरंत आन्या खन्ना के फोन में ऑनलाइन 200 युआन टॉप अप किए और फिर से डायल किया। आपने जो नंबर डायल किया है वह सेवा में नहीं है। संदेश फिर से सेवा में नहीं आया। तान्या बंसल दंग रह गई। कैरावगढ़ नॉर्मल यूनिवर्सिटी, गर्ल्स हॉस्टल, कियारा, धन्यवाद, आन्या खन्ना ने अपनी रूममेट कियारा दत्ता से कहा। उसने अभी अभी उससे पूछा था कि किसी का फ़ोन नंबर कैसे ब्लॉक करते हैं। स्वागत है, कियारा दत्ता ने आन्या खन्ना से कहा, फिर अपने फ़ोन की स्क्रीन की ओर मुड़कर बोली, आज के लाइव स्ट्रीम के लिए बस इतना ही, सभी को अलविदा। शौकिया वेबसाइट के पुराने स्टाइल वाले सेक्शन में अपना लाइव स्ट्रीम खत्म करने के बाद कियारा दत्ता ने अपना फ़ोन नीचे रखा और उत्सुकता से आन्या खन्ना से पूछा, आन्या खन्ना, क्या कोई बेवकूफ़ लड़का तुम्हें फिर से परेशान कर रहा था? आन्या खन्ना खूबसूरत थी और स्कूल में कई लड़के उसका पीछा करते थे। अक्सर ऐसे लड़कों से सामना होता था जो लगातार परेशान करते थे। नहीं, आन्या खन्ना ने सिर हिलाया। उस तरह के लोगों से भी ज्यादा परेशान करने वाले। इतना कहकर आन्या खन्ना ने अपनी बड़ी बहन श्रेया खन्ना को व्हाट्सएप पर मैसेज किया, बहन, तान्या बंसल ने अभी मुझे फ़ोन किया था। श्रेया खन्ना ने तुरंत जवाब दिया, वह क्या चाहती है? आन्या खन्ना, मैंने सुना नहीं, मैंने उसे ब्लॉक कर दिया है। श्रेया खन्ना, हाँ, बढ़िया। ये औरत ज़रूर चाहती है कि तुम अपने भाई को उससे दोबारा शादी करने के लिए मनाओ। आन्या खन्ना, तान्या बंसल की पर्सनैलिटी को देखते हुए वह हार नहीं मानेगी। श्रेया खन्ना, तुम्हारा मतलब है वह मम्मी के पास जाएगी? आन्या खन्ना, उसे पता है कि मां नर्म दिल की हैं। श्रेया खन्ना, अरे बाप रे, अब हम क्या करें? आन्या खन्ना, अगर भाई जल्द से जल्द श्रीमती अवस्थी के साथ अपने रिश्ते की पुष्टि कर दे तो तान्या बंसल कुछ नहीं कर पाएंगी। श्रेया खन्ना, रेयांश खन्ना, बदमाश, जल्दी करो और बॉस को नीचे गिरा दो। 4 दिन बाद स्नोलीफ रेजिडेंसी। आज का माहौल थोड़ा अजीब था। मेहर अवस्थी अपने गाने का अभ्यास करने और रेयांश खन्ना को अकेला जज्बा गाने का अभ्यास कराने के अलावा ज़्यादा कुछ नहीं बोली। रात के खाने के बाद वह जल्दी ऊपर चली गईं और अपने कमरे में खुद को बंद कर लिया। कल रेयांश खन्ना ड्रीमलाइन सिटी से कैरावगढ़ के लिए रवाना होंगे और राष्ट्रीय दिवस समारोह के बाद ही लौटेंगे। रेयांश खन्ना के मेहर अवस्थी के सहायक बनने के बाद से यह पहली बार है जब दोनों इतने लंबे समय तक एक दूसरे से अलग हुए हैं। अध्याय 179 आपसी स्वीकारोक्ति। पिछले कुछ दिनों से मेहर अवस्थी ने अपने सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं और घर पर गायन का अभ्यास करने में लगी हुई हैं। वह सुरों का संग्राम के समापन समारोह में क्षणभंगुर वर्ष गीत प्रस्तुत करेंगी। हालांकि यह गीत सरल लगता है, लेकिन इसे अच्छे से प्रस्तुत करना, खासकर लाइव मंच पर, बेहद मुश्किल है। खुद अभ्यास करने के साथ साथ मेहर अवस्थी रेयांश खन्ना को लेकर भी चिंतित हैं, क्योंकि रेयांश खन्ना के सामने उनसे भी बड़ी चुनौती है। सुरों का संग्राम का समापन समारोह स्टार सिटी टीवी के नंबर 1 रिकॉर्डिंग हॉल में आयोजित किया जा रहा है। हालांकि यह लाइव प्रसारण है, लेकिन हॉल छोटा और बंद है। इसलिए अगर वह गीत का अभ्यास अच्छे से कर लें तो उनका प्रदर्शन उतना बुरा नहीं होना चाहिए। लेकिन राष्ट्रीय दिवस समारोह, जिसमें रेयांश खन्ना भाग लेने वाले हैं, बिल्कुल अलग है। ये समारोह कैरावगढ़ फीनिक्स नेस्ट स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा, जो 100,000 लोगों की क्षमता वाला स्टेडियम है। यह विशाल स्थान गायकों के लाइव प्रदर्शन कौशल के लिए एक बड़ी चुनौती पेश करता है। रेयांश खन्ना ने अपने विश्वविद्यालय के दिनों में अक्सर प्रस्तुति दी थी और उन्हें लाइव गायन का कुछ अनुभव भी था, लेकिन उन्होंने इतने बड़े मंच पर कभी प्रस्तुति नहीं दी थी। और यह एक लाइव प्रसारण था जिस पर पूरे देश की निगाहें टिकी थीं। जरा सी भी गलती बहुत बड़ी हो जाती। इतने बड़े आयोजन में एक अच्छी प्रस्तुति रातों रात प्रसिद्धि दिला सकती थी, जबकि एक खराब प्रस्तुति किसी का करियर बर्बाद कर सकती थी। शुरुआती उत्साह के बाद मेहर अवस्थी चिंता से भर गईं। उन्हें डर था कि रेयांश खन्ना की खराब प्रस्तुति उनके भविष्य को खतरे में डाल देगी। रेयांश खन्ना को इस प्रस्तुति के माहौल में ढलने में मदद करने के लिए मेहर अवस्थी ने काफ़ी प्रयास किए और इसी तरह के मंचों की तलाश की। आखिरकार उन्हें ड्रीमलाइन सिटी के बाहरी इलाके में एक परित्यक्त व्यावसायिक हाई स्कूल परिसर मिला।
इसमें एक काफ़ी बड़ा स्टेडियम था जो फीनिक्स नेस्ट जिम्नेजियम से काफ़ी छोटा था, लेकिन कम से कम रेयांश खन्ना को अभ्यास करने की सुविधा तो मिल जाती। मेहर अवस्थी ने वहां विभिन्न कॉन्सर्ट स्तर के उपकरण भी लगवाए और एक मंच भी बनवाया। फिर वह रेयांश खन्ना को वहां ले गईं और उनके साथ अभ्यास करने लगीं। रेयांश खन्ना ने न केवल स्वयं अभ्यास किया बल्कि मेहर अवस्थी को उनके गीतों का अभ्यास करने में भी मदद की। 4 दिन जल्दी बीत गए और अगले दिन दोनों को कुछ समय के लिए अलग होना पड़ा। मेहर अवस्थी को जल्दी से ऊपर जाते देख रेयांश खन्ना को समझ नहीं आया कि उन्हें कैसे दिलासा दें और वे केवल रितिका मेहता को देखते रह गए। श्री खन्ना, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? बहन मेहर मेरे कारण दुखी नहीं है। ठीक है, मैं जाकर देख लेती हूँ। रितिका मेहता रेयांश खन्ना की निगाहों से असहज महसूस कर रही थी, इसलिए वह ऊपर गईं और मेहर अवस्थी के दरवाजे पर दस्तक दी। बहन मेहर, मैं हूँ। अगर तुमने जवाब नहीं दिया तो मैं अंदर आ जाऊंगी। ही। रितिका मेहता मुस्कुराईं, बेडरूम का दरवाजा खोला और देखा कि मेहर अवस्थी बिस्तर पर घुटनों को सीने से लगाकर बैठी हैं, ठुड्डी घुटनों पर टिकी है, लंबे बाल जांघों पर लहरा रहे हैं और वह मुंह फुलाए बैठी हैं। अरे बाप रे, तुम दोनों अभी तक साथ भी नहीं हुई हो और अभी से नाराज लड़की की तरह बर्ताव कर रही हो। मेहर अवस्थी ने ऊपर उनकी तरफ देखा, लेकिन छोटी सहायक बेपरवाह मुस्कुराते हुए अपने जूते उतारे, बिस्तर पर कूद गईं और मेहर अवस्थी के बगल में चिपक गईं। बहन मेहर, क्या तुम सच में राष्ट्रीय दिवस पार्टी के बाद श्री खन्ना से अपने प्यार का इजहार करने की योजना बना रही हो? मेहर अवस्थी ने सिर हिलाया। रितिका मेहता ने एक पल सोचा, क्या तुमने समय, जगह और तरीका तय कर लिया है? मेहर अवस्थी चौंक गईं, फिर उन्होंने खालीपन से सिर हिलाया। वह पहले कभी किसी रिश्ते में नहीं रही थीं, अतीत में हमेशा दूसरे लोग उनका पीछा करते थे और वह उन्हें ठुकरा देती थीं। ये पहली बार था जब उसे कोई पुरुष पसंद आया था और पहली बार वह उसके पीछे पड़ी थी। उसने रेयांश खन्ना से अपने दिल की बात कहने का फैसला किया क्योंकि उसे डर था कि असिस्टेंट का कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने पर वह उसे छोड़ देगा। हालांकि उसे यह बिल्कुल भी नहीं पता था कि यह कैसे करना है। रितिका मेहता हंसते हुए बोलीं, मेहर, मुझे लगता है कि हमें 2 अक्टूबर को घर जाना चाहिए और वहीं रेयांश भाई का दिल जीत लेना चाहिए। मेहर अवस्थी ने पलकें झपकाईं, आपका मतलब है घर पर उनसे अपने दिल की बात कहना? बिल्कुल। रितिका मेहता ने गंभीरता से स्थिति का विश्लेषण करते हुए सिर हिलाया। सोचो, कंपनी बिल्कुल नहीं चाहती कि तुम किसी रिश्ते में रहो और तुम्हारे प्रशंसक भी शायद अभी इसे स्वीकार नहीं करेंगे। बेहतर होगा कि हम इसे अभी गुप्त रखें, इसे सार्वजनिक न करें। तुम्हें और रेयांश भाई को पहले सगाई कर लेनी चाहिए और जब सब कुछ तय हो जाए तो बेहतर होगा कि रेयांश भाई के तुम्हारी तरह मशहूर होने तक इंतजार करें, फिर इसे सार्वजनिक करें। इस तरह कंपनी को पता चल जाएगा कि रेयांश भाई कितना बड़ा मुनाफा कमा सकते हैं और वे कोई आपत्ति नहीं करेंगे। आपके फैंस को भी लगेगा कि रेयांश भाई आपके लिए सही हैं और वे इसे स्वीकार कर लेंगे। तो बेहतर होगा कि हम घर पर ही सब कुछ बता दें। मेहर अवस्थी ने हैरानी से रितिका मेहता की तरफ देखा और असिस्टेंट ने मुस्कुराते हुए कहा, मेहर, क्या तुम्हें नहीं लगता कि मैं बहुत समझदार और विचारशील हूँ? मेहर अवस्थी ने एक पल सोचा, अगर हम ये बात सार्वजनिक नहीं करते हैं तो उनके साथ अन्याय होगा। रितिका मेहता ने कहा, जब तक तुम अपने रेयांश भाई के प्रति समर्पित हो, उनकी बात सुनो और उन्हें सहज महसूस कराओ, उन्हें इन खोखले नामों की परवाह नहीं होगी, है ना? उन्हें सहज महसूस कराओ। मेरा मतलब है, रेयांश भाई के साथ अच्छे संबंध रखो और उन्हें खुश रखो। ये बात सार्वजनिक हो या न हो, यह महत्वपूर्ण नहीं है। मेहर अवस्थी ने कुछ देर सोचा, फिर सिर हिलाकर निर्देश दिया, उसे अभी मत बताना। मैं समझ गई, यह उसके लिए एक सरप्राइज होगा। रितिका मेहता की निगाहें चारों ओर घूमी और उन्होंने मेहर अवस्थी से कहा, बहन मेहर, 11वीं रात की पार्टी खत्म होते ही मैं घर सजाने के लिए दौड़कर वापस आ जाऊंगी। कबूलनामे के लिए ऐसा माहौल जरूरी होता है ना? मेहर अवस्थी ने सिर हिलाकर कहा, ठीक है, तो फिर तय हो गया। मैं भी सोने जा रही हूँ। बहन मेहर, आपको भी थोड़ा आराम कर लेना चाहिए। रितिका मेहता उठी और बेडरूम से बाहर चली गईं। दूसरी मंजिल से चारों ओर देखते हुए उनकी सहायक उत्साह से भर उठीं। क्या आखिरकार इस घर का कोई पुरुष मालिक आने वाला था? वाह, ये कितना रोमांचक है। रितिका मेहता नीचे आईं और देखा कि रेयांश खन्ना अभी भी बैठक में बैठे हैं। उन्हें नीचे आते देख उन्होंने झट से पूछा, मेहर कैसी हैं? वह ठीक हैं, बस थोड़ी थकी हुई हैं। रितिका मेहता ने हाथ हिलाकर बात टाल दी, लेकिन तभी रेयांश खन्ना ने अचानक उनसे कहा, रितिका, मुझे किसी काम में आपकी मदद चाहिए। क्या बात है, श्रीमान खन्ना? रेयांश खन्ना ने ऊपर की ओर देखा और रितिका मेहता के कान में फुसफुसाते हुए कहा, रितिका, मुझसे वादा करो कि तुम मेहर को इसके बारे में नहीं बताओगी। ओह, एक राज, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। ठीक है, मैं वादा करती हूँ मिस्टर खन्ना, जल्दी बताए। मेरा इरादा। रेयांश खन्ना रुके, फिर धीरे से बोले, राष्ट्रीय दिवस की पार्टी के बाद मैं मेहर से अपने दिल की बात कहूंगा। अरे, आप
ऋतिका मेहता ने अपना मुंह ढक लिया और भी शब्द को निगल लिया। हे भगवान, मेहर मिस्टर खन्ना से अपने दिल की बात कहने की योजना बना रही है और मिस्टर खन्ना भी मेहर से अपने दिल की बात कहने की योजना बना रहे हैं। ये क्या होता है? क्या हम टेलीपैथिकली जुड़े हुए हैं? तो मैंने किसी तरह अकेले ही दो बड़े राज उजागर कर दिए। वाह ऋतिका, मेहर आजकल बहुत लोकप्रिय है, यह उसके करियर का एक महत्वपूर्ण दौर है, इसलिए मैं नहीं चाहता कि क्रिसेंट एंटरटेनमेंट और उसके प्रशंसकों को पता चले। राष्ट्रीय दिवस की छुट्टी के बाद मैं घर पर उससे अपने दिल की बात कहूंगा। मैं उसे सरप्राइज देना चाहता हूं, क्या तुम घर सजाने में मेरी मदद कर सकती हो? रेयांश खन्ना की बात सुनकर ऋतिका मेहता की आंखें चौड़ी हो गईं। कोई बात नहीं श्रीमान खन्ना, आप किस दिन अपने प्यार का इजहार करने वाले हैं? रेयांश खन्ना ने जवाब दिया, 2 अक्टूबर। अध्याय 180। एक छोटा सा वियोग। राष्ट्रीय दिवस समारोह के दौरान मेहर अवस्थी भी फीनिक्स नेस्ट स्टेडियम में रेयांश खन्ना के प्रदर्शन में शामिल होने वाली थीं। इसलिए रेयांश खन्ना ने पहले से ही योजना बना ली थी कि समारोह के बाद ऋतिका मेहता स्नोलीफ रेजिडेंसी स्थित अपने घर को सजाने के लिए ड्रीमलाइन सिटी लौट जाएं। रेयांश खन्ना को उम्मीद थी कि ऋतिका मेहता अपने स्वभाव के कारण खुशी खुशी मान जाएंगी। हालांकि ऋतिका मेहता का चेहरा लाल और मुंह खुला देखकर उसे लगा कि वह कुछ ज्यादा ही उत्साहित लग रही थी। हे भगवान, श्री खन्ना और बहन मेहर दोनों ही अपने दिल की बात कहना चाहते हैं और उन्होंने एक ही समय और जगह चुनी है। तुम दोनों ये सब कहने की क्या जरूरत है? बस सो जाओ और बच्चा पैदा कर लो। ऋतिका, इसे राज रखना, ठीक है? रेयांश खन्ना, जो अब भी चिंतित थे, ने ऋतिका मेहता को फिर से याद दिलाया। चिंता मत करो श्री खन्ना, मैं बहुत चुप रहती हूँ। ऋतिका मेहता ने बार बार सिर हिलाया, सोचते हुए, जरूर। मैं बहन मेहर के राज के बारे में आपको बताए बिना रह नहीं सकती, लेकिन दिल में 2 अनकहे राज रखना बहुत तकलीफदेह है। रेयांश खन्ना ने गंभीरता से उसकी ओर देखा, तो कसम खाओ कि तुम किसी को नहीं बताओगी। क्या कसम? ऋतिका मेहता एक पल के लिए हिचकिचाई, फिर धीरे से बोली, क्या मैं दिव्या जी को बता सकती हूँ? शायद वो मदद कर सकें। अगर मैं किसी को नहीं बताऊंगी तो मेरा दम घुट जाएगा। रेयांश खन्ना ने एक पल सोचा और सिर हिलाया। ठीक है, दिव्या जी आपसे ज्यादा समझदार हैं, आप उन्हें बता सकती हैं। छी, अगर आपको लगता है कि मैं समझदार नहीं हूं तो मुझे मत बताइए। ऋतिका मेहता नाराज हो गईं। रेयांश खन्ना हंसे, आप मेहर की सहायक हैं, आपके घर की चाबी आपके पास है, वरना मैं आपसे संपर्क नहीं करता। श्री खन्ना, आप हद पार कर रहे हैं। ऋतिका मेहता ने कमर पर हाथ रखकर कहा, मानो या न मानो, मैं सिस्टर मेहर के कान में मीठी मीठी बातें फुसफुसाऊंगी। रेयांश खन्ना ने उनकी तरफ देखा और हंस पड़े। ऋतिका मेहता तुरंत सहम गईं। ऐसा लगता है कि अगर कोई सिस्टर मेहर के कान में मीठी मीठी बातें फुसफुसाएगा तो वो श्री खन्ना ही होंगे, मैं नहीं। ठीक है, मैं दिव्या जी के अलावा किसी को नहीं बताऊंगी। सहायक डर गई। ऋतिका, ध्यान रखना कि सारी व्यवस्थाएं खूबसूरत हों, समारोह का पूरा ध्यान रखा जाए। रेयांश खन्ना ने ऋतिका मेहता को पहले से तैयार सामानों की सूची दी। फूल, ठंडी आतिशबाजी, लोगो बोर्ड, केक, रेड वाइन। ऋतिका मेहता ने नीचे देखा और कहा, वाह कितना सारा सामान। श्री खन्ना, ये इकरार है या प्रस्ताव? रेयांश खन्ना ने गंभीरता से जवाब दिया, अगर मेहर तैयार है तो प्रस्ताव इससे 100 गुना ज्यादा भव्य होगा। ऋतिका मेहता ने रेयांश खन्ना को देखा और अचानक हंस पड़ी। क्यों हंस रही हो? रेयांश खन्ना ने हैरानी से पूछा। ऋतिका मेहता ने कहा, श्री खन्ना, हमें राहत मिली है कि मेहर आपकी देखरेख में है। आधी रात ऋतिका मेहता के बेडरूम में सहायक करवटें बदलती रहीं, उन्हें नींद नहीं आ रही थी। आज उन्होंने बहुत गपशप कर ली थी। मुख्य बात यह है कि ये दोनों अफवाहें अभी भी रहस्य हैं जिन्हें बताया नहीं जा सकता, इन्हें उजागर करने से पहले 1 और सप्ताह का इंतजार करना होगा। यह एहसास ऐसा है जैसे अंधेरे में बढ़िया कपड़े पहने हों, हमारे पास इतनी बड़ी खुशबूदार गपशप तो है, लेकिन हम किसी को बता नहीं सकते। ये कितना निराशाजनक है। ऋतिका मेहता बिस्तर पर लेटी थीं, उत्साहित भी और उदास भी, करवटें बदलती रहीं, सुबह तक सो नहीं पाईं। आह, इतने सारे राज रखना वाकई अच्छी बात नहीं है। अगले दिन, ऋतिका, क्या तुम कल रात ठीक से सोई नहीं? दिव्या कपूर स्नोलीफ रेजिडेंसी जल्दी पहुंच गईं। आज मेहर अवस्थी एक प्रमोशनल इवेंट के लिए शेनज़ेन जा रही थी, जबकि रेयांश खन्ना राष्ट्रीय दिवस समारोह के गुप्त रिहर्सल के लिए कैरावगढ़ जा रहे थे। राष्ट्रीय दिवस समारोह के दिन को मिलाकर दोनों पूरे 6 दिन एक दूसरे से नहीं मिलेंगे। रेयांश खन्ना के मेहर अवस्थी के सहायक बनने के बाद से ये पहली बार था जब वे इतने लंबे समय तक अलग रहे थे। हालांकि मेहर अवस्थी और रेयांश खन्ना अच्छे मूड में लग रहे थे, जबकि ऋतिका मेहता लगातार जम्हाई ले रही थी। उनकी आंखों के नीचे काले घेरे थे, ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें अच्छी नींद नहीं आई हो। आह, मैंने कल रात बहुत ज्यादा खा लिया। दिव्या कपूर की बात सुनकर ऋतिका मेहता ने उदास होकर जवाब दिया। कल सिस्टर मेहर और मिस्टर खन्ना के आपसी कबूलनामे के बारे में सोचकर वह इतनी उत्साहित थीं कि उन्हें सुबह 3 बजे के बाद तक नींद नहीं आई।
आज सुबह वह 7 बजे उठी, इसलिए उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। मेहर अवस्थी और रेयांश खन्ना ने रितिका मेहता पर ध्यान नहीं दिया, दोनों आज काफी शांत थे। रेयांश खन्ना ने मेहर अवस्थी को देखा, जो सिर झुकाकर दलिया खा रही थी, और उनके लिए एक छोटा सा स्टीम्ड बन उठाया। मेहर अवस्थी ने ऊपर देखा और धीरे से कहा, धन्यवाद। उन्होंने स्टीम्ड बन उठाया और छोटे छोटे निवाले लिए। उनका मन कहीं और था, उनके चेहरे पर थोड़ी नाराजगी झलक रही थी। ओह मेहर, इतना उदास मत हो, बस 5-6 दिन ही तो हैं, ऐसा तो नहीं कि हम फिर कभी नहीं मिलेंगे। रितिका मेहता ने एक बड़ा सा स्टीम्ड बन उठाया और एक निवाला लेते हुए कहा, पा पा पा, ऐसी अशुभ बातें मत कहो। दिव्या कपूर ने उसे घूर कर देखा और रितिका मेहता ने जीभ निकालकर सिर नीचे करके खाना शुरू कर दिया। वैसे मैंने सुना है कि रिया तलवार, रुचि बत्रा, जाह्नवी मल्होत्रा और लक्ष्य वर्मा सभी राष्ट्रीय दिवस समारोह में जा रहे हैं। दिव्या कपूर ने जिन लोगों का जिक्र किया, रिया तलवार, रुचि बत्रा, जाह्नवी मल्होत्रा और मेहर अवस्थी, उन्हें 4 छोटी स्वर्गीय रानियां के नाम से जाना जाता है। लक्ष्य वर्मा संगीत जगत के बादशाह हैं और बाकी सभी गायिकाएं द नेमलेस हीरो के थीम सॉन्ग के लिए टॉप 10 में शॉर्टलिस्ट हुई थीं। वे राष्ट्रीय दिवस समारोह में किस लिए जा रहे हैं? रितिका मेहता ने हैरानी से पूछा। दिव्या कपूर मुस्कुराईं। चयन प्रक्रिया तो बहुत पहले ही समाप्त हो गई थी और उन्हें अभी तक हुआशिया टीवी से कोई सूचना नहीं मिली है। उन्हें पता चल गया होगा कि वे हार गए हैं और शायद वे सभी यह जानने के लिए उत्सुक होंगे कि वे किससे हारे हैं। सिर्फ वे ही नहीं, मनोरंजन जगत के कई लोगों ने राष्ट्रीय दिवस समारोह के टिकट खरीदे थे। हर कोई इस रहस्यमय विजेता के बारे में जानने को उत्सुक है। दिव्या कपूर ने रेयांश खन्ना की ओर देखते हुए मुस्कुराते हुए कहा, वाह, जब वे श्री खन्ना को मंच पर देखेंगे तो वे बिल्कुल दंग रह जाएंगे। रितिका मेहता पहले से ही उस दृश्य की कल्पना कर सकती थीं। मेहर अवस्थी ने अचानक रेयांश खन्ना से पूछा, क्या यामिनी चक्रवर्ती आपको लेने आ रही हैं? रेयांश खन्ना ने सिर हिलाकर कहा, हाँ। यामिनी चक्रवर्ती ने भाई बहनों का एक ग्रुप चैट बनाया था और उसमें रेयांश खन्ना और मेहर अवस्थी को जोड़ा था। वह अक्सर उनसे अपने रोचक अनुभवों के बारे में बात करती थीं। ये जानते हुए कि रेयांश खन्ना अगले दिन व्यापारिक यात्रा के लिए कैरावगढ़ जा रहे हैं, उन्होंने कहा कि वह उन्हें लेने के लिए हवाई अड्डे तक गाड़ी चलाकर जाएंगी। यामिनी चक्रवर्ती की अगली शाम कैरावगढ़ मनोरंजन जगत में अपने एक मित्र से मुलाकात तय थी। उन्होंने बताया कि वह रेयांश खन्ना से उनका परिचय कराना चाहती हैं। ये सभी संबंध उनके पिता सत्यजीत चक्रवर्ती से जुड़े थे। हालांकि ये लोग ज्यादा प्रसिद्ध नहीं थे, लेकिन मनोरंजन कंपनियों में मध्यम से उच्च स्तर के प्रभावशाली व्यक्ति थे और पर्दे के पीछे भी इनका काफी दबदबा था। सत्यजीत चक्रवर्ती के इन लोगों से अच्छे संबंध थे, वहीं यामिनी चक्रवर्ती इन चाचाओं और बड़ों के बच्चों से अच्छी तरह परिचित थीं। यामिनी चक्रवर्ती ने रेयांश खन्ना से सुना था कि वह एक मनोरंजन स्टूडियो खोलना चाहते हैं, इसलिए वह उन्हें इन लोगों से मिलवाना चाहती थी, इस उम्मीद में कि भविष्य में यह उनके लिए मददगार साबित हो सकता है। ये सुनकर कि मेहर अवस्थी नहीं आ सकती, यामिनी चक्रवर्ती ने गहरा खेद व्यक्त किया और कहा कि अगली बार जब सिस्टर सू आएंगी तो उनका अच्छे से स्वागत करेंगी। इस समय मेहर अवस्थी रेयांश खन्ना को निर्देश दे रही थी, आज रात अपने सामाजिक कार्यक्रम में शराब मत पीना। कैरावगढ़ में सुबह और शाम को ठंड हो जाती है, इसलिए गर्म कपड़े पहनना। रिहर्सल के दौरान खुद को ज्यादा थकाओ मत, खाना याद रखना, और अगर तुम्हें कार्यक्रम स्थल पर कोई परेशानी हो तो मुझे जरूर बताना। रेयांश खन्ना मुस्कुराते हुए सुन रहे थे और चुपचाप सिर हिला रहे थे। रितिका मेहता और दिव्या कपूर ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराईं। मेहर अवस्थी अपने सामान्य उदासीन स्वभाव से बिल्कुल अलग थीं। वह स्पष्ट रूप से एक सख्त पत्नी थी जो अपने पति को व्यावसायिक यात्रा पर विदा कर रही थीं। नाश्ते के बाद वे चारों बाहर गए। हालांकि हवाई अड्डे पर आज का दिन अलग था। रेयांश खन्ना मेहर अवस्थी के साथ नहीं जा सके। वह प्रवापुर जाने वाली फ्लाइट में सवार हो रहे थे। दूसरी ओर मेहर अवस्थी शेनज़ेन जा रहा था। मेरी बहन ने कहा कि काम खत्म होने के बाद वो आज रात तुम्हें डिनर पर ले जाएगी, रेयांश खन्ना ने मेहर अवस्थी से कहा। श्रेया खन्ना कुछ दिन पहले शेनज़ेन लौटी थीं और मेहर अवस्थी के आज वहां जाने की खबर सुनकर बहुत खुश थीं। उन्होंने कहा कि उन्हें मेहर अवस्थी को आज रात डिनर पर ले जाना ही है। रितिका मेहता को अपने साथ जाने दो, होटल जल्दी लौट आना, ध्यान रखना और उसे आज रात भी अपने साथ ठहरा देना, एहतियात के तौर पर। अगर कुछ हो जाए तो मुझे फ़ोन करना याद रखना। सिंह का फिनाले 2 दिन में है। अपनी आवाज़ का ख्याल रखना, सर्दी जुकाम मत होने देना और सुबह अंडे खाना और दूध पीना। ठीक है, तुम भी अपना ख्याल रखना। ठीक है, मैं अब जा रहा हूँ। रेयांश खन्ना की फ्लाइट सबसे पहले रवाना हुई। सुरक्षा जांच के बाद उन्होंने मेहर अवस्थी और बाकी दोनों को हाथ हिलाकर विदा किया। मेहर अवस्थी उनकी ओर जाती हुई आकृति को खाली निगाहों से देखती रही। उनकी खूबसूरत आंखों में झिझक और उम्मीद दोनों झलक रही थीं। रेयांश खन्ना, आगे बढ़ो, मुझे भी आगे बढ़ना चाहिए।